नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों स्वागत है आप सभी का। आज हम बात करने वाले हैं राज्य निर्वाचन आयोग की पंचायत के निर्वाचन में भूमिका। किस प्रकार से राज्य जो निर्वाचन आयोग है वो ग्राम पंचायत का जो इलेक्शन होता है उसको करवाता है या क्या-क्या उसकी ज़िम्मेदारी रहती है। कुल मिला के हम बात करेंगे आज राज्य निर्वाचन आयोग के बारे में, ठीक है? तो सबसे पहले अगर हम बात करें राज्य निर्वाचन आयोग के बारे में, तो राज्य निर्वाचन आयोग के जो निर्वाचन में या कह सकते हैं कि राज्य निर्वाचन आयोग का जो कार्य रहेगा या निर्वाचन में जो भूमिकाएँ रहेंगी मतलब जो उत्तर प्रदेश में या पंचायती राज का जो इलेक्शन रहेगा, तो उसमें जो प्रमुख भूमिका हो जाती है, वो हो जाती है एक स्वतंत्र एवं संवैधानिक निकाय ध्यान ठीक? मतलब कुल मिला के क्वेश्चन इस तरीके से बनता है कि राज्य निर्वाचन आयोग क्या एक संवैधानिक संस्था है या नहीं है? तो ध्यान रखेंगे, यह एक स्वतंत्र एवं संवैधानिक निकाय है, ठीक है? और इसकी जो स्थापना हुई थी या कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग की जो स्थापना 23 अप्रैल 1994 को हुई थी। चूँकि मैंने आपको बताया था कि जो 73वां संविधान संशोधन 1992 था, उसके सभी प्रभावों को उत्तर प्रदेश में 23 अप्रैल 1994 को लागू किया गया था। हालाँकि वो जो अधिनियम था 1992 था, ठीक है? और उस अधिनियम को बोला गया था 1993 तथा उसने 1 साल दी थी कि 1 साल के अंदर यानी कि 24 अप्रैल 1994 तक संपूर्ण हिंदुस्तान के सभी राज्य इसको इम्प्लीमेंट करके अपने-अपने स्टेट में लागू करेंगे। तो इसी संदर्भ में 23 अप्रैल को कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई थी, ध्यान रखेंगे। और ये थोड़ा इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि जो वो ऑपरेशन मतलब कि कह सकते हैं कि उसी जो डेट थी 24 अप्रैल है, और पंचायती राज दिवस उत्तर प्रदेश में भी मतलब कि कह सकते हैं पूरे हिंदुस्तान में 24 अप्रैल को मनाया जाता है। लेकिन अगर बात की जाए कि जो राज्य निर्वाचन आयोग के बारे में तो इसकी स्थापना 23 अप्रैल 1994 को हुई थी। इसका अगर मुख्यालय की बात करूँ तो डेफ़िनेटली जहाँ पे जिस स्टेट का जो कह सकते हैं राजधानी रहती है राज्य की, तो वहीं पे इसका मुख्यालय रहता है। तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है तथा इस वजह से इसकी जो मुख्यालय हो जाएगा वो लखनऊ हो जाएगी। ठीक है? अगर बात करें मुख्य निर्वाचन अधिकारी के निर्वाचन में नियुक्त यानी कुल मिला के जो मुख्य निर्वाचन अधिकारी होता है, ठीक है? उसका कह सकते हैं कि उसको इम्प्लीमेंट करना या उसको कह सकते हैं उसको अपॉइंट करना, ये राज्य निर्वाचन आयोग का कार्य रहता है। यानी कि राज्य निर्वाचन आयोग ही मुख्य निर्वाचन जो अधिकारी होता है उसको नियुक्त करता है, ठीक है? इसका एक और कार्य होता है कि मतदान की सूची और तिथि का निर्धारण करना, यानी सारे जो भी इलेक्शन रहता है, यानी कि पंचायतों से संबंधित जो भी इलेक्शन होता है, उसी जो निर्वाचन की जो मतदान सूची होती है, आप सभी को पता होगा। एक कह सकते हैं कि पहले एक वोटिंग लिस्ट होती है, ठीक है? तो उस वोटिंग लिस्ट को जो तैयार करता है वो राज्य निर्वाचन आयोग ही इसको तैयार करता है, ठीक है? तथा उत्तर प्रदेश में होने यानी कि राज्य निर्वाचन आयोग के अधीन होने वाले सभी इलेक्शनों को राज्य निर्वाचन आयोग ही कंडक्ट करवाता है तथा इसकी जो तिथि वगैरह का निर्वाचन करता है वो राज्य निर्वाचन आयोग ही करेगा, ठीक है? बात करें चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों की सूची वगैरह सारा तैयार करना, ये भी राज्य निर्वाचन आयोग का ही कार्य होता है। चुनाव प्रतीकों का आवंटन करना, ये भी इसका कार्य होता है, ध्यान रखेंगे। मतलब कि जो इलेक्शंस होते हैं उसमें कोई भी कैंडिडेट अपने अनुसार अपने मन के अनुसार अपना इलेक्शन नहीं ले सकता राष्ट्रीय पार्टियों के अलावा, ठीक है? ध्यान रखेंगे जो राष्ट्रीय पार्टियां हैं और राष्ट्रीय पार्टियों के संदर्भ में अगर बात करें तो राष्ट्रीय पार्टियां जहाँ पे भाग लेती हैं उसका जो इलेक्शन होता है वो केंद्रीय निर्वाचन आयोग करवाता है, ना कि राज्य निर्वाचन आयोग, ठीक है? इस वजह से कुल मिला के आपको ये ध्यान रखना है कि जो भी चुनाव के प्रतीकों का जो आवंटन रहेगा वो राज्य निर्वाचन आयोग करेगा, ठीक है? आगे बात करें मतदान के लिए तिथि तथा स्थान का निर्धारण, यानी कि कुल मिला के जो तिथि वो हालांकि मैं आपको पहले ही बता चुका। तो तिथि तथा स्थान जो कह सकते हैं कि एक तरीके से पोलिंग बूथ बनाए जाते हैं, उन सभी का जो निर्धारण करता है वो राज्य निर्वाचन आयोग करेगा। परिणाम की तिथि, परिणाम की घोषणा ये भी राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा की जाती है, ठीक है? लेकिन अगर बात करें उत्तर प्रदेश के ग्रामीण तथा स्थानीय निकायों का जो चुनाव होता है, यानी कि ग्रामीण और स्थानीय निकायों का चुनाव, वही एक तरीके से कह सकते हैं कि हमारी जो ग्राम पंचायत है, क्षेत्र पंचायत है तथा जिला पंचायत, ठीक है? इन सभी का जो कह सकते हैं कि वोटिंग करवाई जाती है, वो राज्य निर्वाचन आयोग ही करवाता है, ठीक? ध्यान रखेंगे आप इसका पूरी तरीके से। आगे बात करें कि वर्तमान में जो आयुक्त है वो हालाँकि ये पुरानी पीडीएफ है, ठीक है? तो हालाँकि अभी भी मनोज कुमार ही होंगे, पर जिस समय आपका एग्ज़ाम होता है, ध्यान रखेंगे आप इस पॉइंट को, जिस समय आपका एग्ज़ाम होता है तो उस समय ये लिख के जाइएगा कि तत्कालीन समय में उत्तर प्रदेश में जो राज्य निर्वाचन आयोग है उसका जो अध्यक्ष है वो कौन है, ठीक है? यानी कि उत्तर प्रदेश के निर्वाचन आयुक्त कौन है? आगे बात करते हैं थ्योरी के बारे में, तो चलते हैं सबसे पहला टॉपिक राज्य निर्वाचन आयोग, ठीक है? तो राज्य निर्वाचन आयोग लोकसभा, विधानसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति इत्यादि के निर्वाचन में भारत निर्वाचन के का जो निर्वाचन आयोग होता है उसका सहायता करता है।
राज्य निर्वाचन आयोग पंचायत तथा नगर निकायों के निर्वाचन के लिए उत्तरदायी, यानी कि मैंने आपको बताया कि जो जैसे कि लोकसभा के इलेक्शन होते हैं, यानी कि जहाँ से सांसद चुने जाते हैं, विधानसभा के जो इलेक्शन होते हैं जहाँ से विधायक चुने जाते हैं, राज्यसभा के जो सांसद होते हैं, यानी कह सकते हैं कि जो राज्यसभा के सांसद चुने जाते हैं, उनका जो चुनाव होता है, वहीं अगर बात की जाए राष्ट्रपति के चुनाव की, तो इस तरीके से कुल मिला के 4 जो चुनाव होते हैं, उनका जो चुनाव किया जाता है, वो करवाता है मतलब जो केंद्रीय निर्वाचन आयोग होता है वो, ठीक है? और अगर राज्य निर्वाचन आयोग के संदर्भ में बात की जाए, तो वहीं जितने भी हमारे जो एमएलसीज़ होते हैं, ठीक है? एमएलसीज़ यानी कि जिसको बोला जाता है कि नहीं, एमएलसीज़ का चुनाव भी यार विधानसभा के चुनाव के अंतर्गत ही आता होगा। नहीं, वो विधान परिषद के आता है, ठीक है? ध्यान रखें। तो जो एमएलसीज़ का चुनाव होता है, यानी कि जो विधान परिषद के सदस्य चुने जाते हैं, उनका भी राज्य निर्वाचन आयोग करवाता है। नगर पंचायतों का जो चुनाव होता है, वो भी राज्य निर्वाचन आयोग करवाता है। वहीं अगर बात की जाए नगर निकायों के चुनाव के बारे में, यानी कि जहाँ से आपको महापौर या ब्लॉक प्रमुख या पार्षद वगैरह जो चुने जाते हैं, वो सारे राज्य निर्वाचन आयोग ही इनका इलेक्शन करवाता है, ठीक है? ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं कि उत्तर प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के बारे में कुछ रखें। तो राज्य निर्वाचन आयोग या राज्य चुनाव आयोग उत्तर प्रदेश जिसे आमतौर पर उत्तर प्रदेश राज्य चुनाव आयोग के रूप में जाना जाता है, यह स्वतंत्र एवं संवैधानिक निकाय है। इस पॉइंट को नोट रखेंगे आप। ये स्वतंत्र एवं संवैधानिक निकाय है जो शहरी तथा ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए चुनाव कराने के लिए जिम्मेदार है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश राज्य चुनाव आयुक्त मनोज कुमार है, लेकिन ध्यान रखेंगे ये पुरानी बात है। बाकी जिस समय आप एग्जाम देने जाएंगे, हो सकता है उस समय ये अपडेट होगी, कोई और नया व्यक्ति बन जाए। हालांकि अगर बात की जाए कि राज्य जो कह सकते हैं चुनाव आयुक्त के बारे में, तो इसका जो कार्यकाल होता है वो शायद 5 वर्ष या 65 वर्ष तक रहता है, ठीक? 5 वर्ष या 65, इसमें जो पहले हो जाए उस तरीके से। लेकिन हो सकता है कि जिस समय आप एग्जाम देने जा रहे हो, उस समय ये राज्य जो चुनाव आयुक्त है, उनकी कह सकते हैं कि ट्रांसफर हो जाए या उनका समय समय अवधि समाप्त हो जाए, तो उस समय आप ये देखे जाएंगे कि तत्कालीन समय पे जो चुनाव आयुक्त है वो कौन है, ठीक है? ध्यान रखेंगे आप। तो राज्य निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक निकाय है, ठीक है? और आगे बात करें कि इस आयोग का जो गठन हुआ था वो 1994 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किया गया था, ठीक है? हालांकि मैंने आपको बताया था कि ये 23 अप्रैल 1994 किया गया था। भारत के संविधान के 73वें व 74वें संविधान संशोधन के पारित होने के बाद में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में अधिकतम 5 वर्ष के लिए कार्यकाल के लिए एक स्थायी अविभाज्य स्थानीय निकायों के निर्वाचन अनिवार्य कर दिया गया था, ठीक है? वर्ष 1993 में अनुच्छेद 243 के तहत स्थानीय स्व सरकारी निकायों के चुनाव के लिए सभी राज्यों में राज्य चुनाव आयोग के निर्माण की घोषणा कर दी गई थी या अनुमति दे दी गई थी। यानी कि अनुच्छेद 243 के तहत भी सभी जो स्थानीय तथा स्व सरकारी जो निकाय हैं उनको भी कह सकते हैं कि उनका जो चुनाव वगैरह होता है वो भी राज्य निर्वाचन आयोग ही करवाता है। अब आगे बात करते हैं राज्य चुनाव आयोग के कार्य। उत्तर प्रदेश राज्य चुनाव आयोग पूर्व यूपी पंचायती राज अधिनियम 1947 तथा यूपी क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम 1961 के तहत ग्राम पंचायत या कह सकते हैं ग्राम परिषद, यानी जिसको बोलते हैं ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत जिसको बोलते हैं क्षेत्रीय परिषद, तथा जिला पंचायत यानी जिला परिषद के चुनाव कराने के लिए जिम्मेदार होता है। जिला मजिस्ट्रेट राज्य चुनाव आयोग के सामान्य पर्यवेक्षण के तहत अपने संबंधित जिलों में स्थानीय निकायों चुनाव के संचालन के लिए जिम्मेदार होते हैं। यानी कि जो कह सकते हैं कि ये एक जिले में जो जिला मजिस्ट्रेट होता है वो राज्य चुनाव आयोग के सामान्य पर्यवेक्षण के तहत अपने संबंधित जिलों में स्थानीय निकाय चुनाव के संचालन के लिए जिम्मेदार होता है, ठीक है? आगे बात करेंगे तो राज्य निर्वाचन आयोग के कई कार्य इस प्रकार हैं, जिसमें पहला कार्य हो जाता है पंचायती राज संस्थाओं का चुनाव संपन्न करवाना। यानी कि जो पंचायती राज संस्था यानी कि जिसको कह सकते हैं कि जो हमारी त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है, ग्राम स्तर पर, क्षेत्र स्तर पर तथा जिला स्तर पर, तो उनके जो चुनाव होते हैं उनको संपन्न करवाना, मतदान सूची तैयार करना, उनका प्रकाशन करना, निर्वाचन संबंधी सार्वजनिक अधिसूचना जारी करना। यानी कि कह सकते हैं कि सार्वजनिक जो अधिसूचना होती है, जैसे कि कह सकते हैं कि अगर कोई व्यक्ति चुनाव लड़ रहा है तो उसका नाम उजागर करना कि हाँ ये व्यक्ति चुनाव लड़ रहा है, या अगर वो जीत जाता है तो ये व्यक्ति चुनाव जीता है, ये व्यक्ति हारा है, इस तरीके से वो सार्वजनिक अधिसूचना जारी करेगा, या किस डेट को चुनाव होगा वो जारी करेगा। मतलब कुल मिला के ये सारा कार्य राज्य निर्वाचन आयोग का होता है। नामांकन के लिए उपायुक्त तिथियों की घोषणा करना, यानी कि उसका भी जैसे कि अगर आप इलेक्शन लड़ेंगे, चाहे ग्राम पंचायत का लड़े या फिर क्षेत्र पंचायत का या जिला पंचायत कुछ भी लड़े आप, तो एक समय अवधि होती है ना कि सपोज कि 1 तारीख से लेके 15 तारीख तक आपका नामांकन लिया जाएगा।
तो 1 तारीख से लेके 15 तारीख तक किसी भी दिन आप जाके अपना कह सकते हैं जो फॉर्म वगैरह भरा जाता है, तो आप नामांकन दे सकते हैं। तो कई आपने साउथ की मूवीज़ में देखा होगा, उसमें ये दिखाया जाता है कि आज नामांकन का आखिरी दिन है या आज दोपहर 12 बजे तक ही नामांकन हो सकता है इस तरीके से। तो वो उस नामांकन की आखिरी डेट हुआ करती है जो कि मैंने आपको बताया, ठीक है? तो कुल मिला के जो अंतिम तिथि है या जिस दिन वोटिंग होगी वो तिथि या कब वोटिंग होगी, कब नहीं होगी, कब इसके रिजल्ट डिसाइड किए जाएँगे, वो सारा कुछ काम ये राज्य निर्वाचन आयोग ही करता है। वैध उम्मीदवारों की सूची का प्रकाशन करना यानी कि ये पहले तो अगर आप सपोज़ जैसे कि आप चाह रहे हैं, आप वोटिंग करना चाहते हैं या कह सकते हैं आप इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, तो आप पहले तो नामांकन करवाएँगे, उसके बाद में ये तय करेगा कि आप उसके अनुसार या कह सकते हैं कि लीगल हैं या नहीं है। आप जो पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव लड़ने की जो भी कह सकते हैं कि अ, जो शर्तें होती हैं उनको पूरा कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं इस तरीके से, तो वैध उम्मीदवारों की जो लास्ट में सूची आती है, उस सूची का भी ये प्रकाशन करता है राज्य निर्वाचन आयोग। निर्वाचन हेतु आवश्यक प्रशासनिक व्यवस्था सुनिश्चित करना यानी कि कह सकते हैं कि जो भी पुलिस वगैरह का बल तैयार होता है या पुलिस लगाई जाती है, कहीं पे कोई गड़बड़ ना हो जाए, कोई भी इश्यू ना आ जाए, तो एक तरीके से पूरी सिक्योरिटीज़ वगैरह का जो बंदोबस्त होता है, पूरा जो प्रोग्राम बनाया जाता है, वो सारा कुछ राज्य निर्वाचन आयोग के कंट्रोल में ही रहता है और जिस समय ये पता होता है मतलब कह सकते हैं कि आचार संहिता लगी होती है, उस समय राज्य निर्वाचन आयोग या केंद्र निर्वाचन आयोग की अगर मतलब कि केंद्र के इलेक्शन हो रहे हो, तो फिर केंद्र निर्वाचन आयोग वो इतने पावरफुल हो जाते हैं चूँकि ये संवैधानिक संस्थाएँ हैं, तो इनके ऊपर ना ही किसी सरकार का कोई भी हक नहीं चलता है और ये एक तरीके से कह सकते हैं कि वीटो आ जाता है इनके हाथ में, ठीक है? तो ये जिसको चाहे उसको मुर्गा बना सकते मान सकते हैं आप इस तरीके से, ठीक है? आगे चलें, तो मतदान के समय वोटों की गिनती तथा परिणामों की घोषणा करना। मैंने आपको बता ही दिया जो रिज़ल्ट वगैरह घोषित होते हैं उनको सारा कुछ देना। निर्वाचित उम्मीदवारों की सूची महामहिम राज्यपाल को सौंपना, ठीक है? तो ध्यान रखेंगे जैसे कि जो उम्मीदवार जीत जाते हैं, तो उनकी एक सूची तैयार की जाती है कि सपोज़ आपकी जैसे ग्राम पंचायत है, आपकी कोई भी ग्राम पंचायत है एक्स, वाई, ज़ेड, तो वो अपनी एक सूची तैयार करेगा कि इस ज़िले की इस ग्राम पंचायत से एक्स, वाई, ज़ेड ग्राम पंचायत से ग्राम प्रधान चुन के ये व्यक्ति आया। तो ये सारी एक सूची तैयार की जाती है मतलब कि लिस्ट बनाई जाती है और वो लिस्ट महामहिम राज्यपाल जी को कौन देता है? तो वो देता है राज्य निर्वाचन आयोग। तो राज्य निर्वाचन आयोग में कह सकते हैं कि राज्य निर्वाचन आयोग का जो अध्यक्ष होता है या जो हाँ, वही जो आयोग का अध्यक्ष होता है वही डायरेक्ट जाके महामहिम राज्यपाल जी को जो लिस्ट होती है वो प्रोवाइड करता होगा, ठीक है? आगे बात करते हैं कि राज्य निर्वाचन आयोग की जो नियुक्ति वगैरह होती है, तो वो कौन करता है? तो इस पे बात करते हैं। पहले तो बात करते हैं आयुक्त की नियुक्ति। तो आयुक्त की नियुक्ति डायरेक्ट राज्यपाल द्वारा की जाती है। ध्यान रखेंगे जिस तरीके से जो केंद्रीय निर्वाचन आयोग होता है, तो केंद्रीय निर्वाचन आयोग की जो नियुक्ति होती है, वो किसके द्वारा की जाती है? वो डायरेक्ट महामहिम जो राष्ट्रपति जी होते हैं, ठीक है? या ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जो केंद्रीय निर्वाचन आयोग का जो अध्यक्ष होता है या कह सकते हैं कि केंद्रीय निर्वाचन आयुक्त होता है, उसकी जो नियुक्ति होती है वो डायरेक्ट राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। सेम उसी तर्ज पे जो राज्य निर्वाचन आयोग रहेगा, तो राज्य निर्वाचन आयोग का जो आयुक्त रहेगा या अध्यक्ष रहेगा तो उसकी नियुक्ति जो होती है वो डायरेक्ट राज्यपाल द्वारा की जाती है। ध्यान रखेंगे क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। ठीक है, बात करें परंतु आयुक्त के रूप में नियुक्त कोई व्यक्ति यदि वह पहले से सरकारी सेवा में है, तब तक आयुक्त का पद ग्रहण नहीं करेगा जब तक उसे उस सेवा से त्यागपत्र ना दे दिया हो या सेवानिवृत्त ना हो गया हो जिसमें वह सेवारत है यानी कुल मिला के लाभ का पद ना हो, ठीक है? यानी कि जो राज्य निर्वाचन आयोग का जो आयुक्त होता है, उसकी नियुक्ति तभी की जाएगी जब वो अपनी कह सकते हैं कि एक सर्विस कंप्लीट कर चुका है या फिर उससे रिज़ाइन दे दिया हो, उसके बाद में ही वो चुनाव आयुक्त का या राज्य निर्वाचन आयुक्त बनेगा, कुल मिला के बात ये है। बात करें अगर इसकी पदावधि के बारे में तो सिंपल सी बात मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको, या तो 5 वर्ष हो या फिर 65 वर्ष हो, इन दोनों में 5 वर्ष या 65 वर्ष, ठीक है? यानी कि ये 65 वर्ष उसकी एज है और 5 वर्ष उसका पद ग्रहण करने के बाद में 5 वर्ष तक, तो इस दोनों में जो चीज़ पहले हो जाती है, वही दे डेट तक वो व्यक्ति अपनी पद पे रहता है, ठीक है? जैसे कि सपोज़ अगर कोई व्यक्ति सपोज़ मेरे दादाजी हैं, मेरे दादा की एज है अभी सपोज़ मान लीजिए आप 63 ईयर, ठीक है? तो 63 ईयर में अगर वो राज्य चुनाव आयुक्त के कह सकते हैं कि या राज्य चुनाव आयोग या केंद्रीय चुनाव आयोग के अध्यक्ष बनते हैं या कोई भी सदस्य भी बनते हैं, तब भी सदस्यों का भी कार्यकाल या पदावधि जो होती है वो सेम ही रहती है, ठीक है? तो 63 वर्ष है उनकी वर्तमान अवधि, लेकिन उनका जो जो इसका आयुक्त या कह सकते हैं सदस्यों की नियुक्ति होती है 5 वर्ष तक की या फिर 65 वर्ष तक होती है। तो चूँकि अभी उनकी वर्तमान एज है 63 है, तो जैसे ही वो 2 साल रहेंगे, तो 2 साल बाद उनकी एज हो जाएगी 65 वर्ष।
तो चूँकि 2 साल बाद ही वो 65 वर्ष हो जाते, तो वहीं से वो रिटायरमेंट हो जाएँगे, यानी कि ये पूरे 5 वर्ष अपने कार्यकाल कंप्लीट नहीं कर पाएँगे, केवल 2 साल कंप्लीट कर पाएँगे, ठीक है? ध्यान रखेंगे। और यहाँ पे फिर इनका जो पद होता है वो एकदम रिक्त हो जाता है और इनके पद की जगह पे दूसरे व्यक्ति को सदस्य या फिर अध्यक्ष जिस भी पोस्ट पे ये रहे होंगे, वो बनाया जाएगा, ठीक? तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि पदावधि के बारे में, तो 5 या 65 का जो कन्फ्यूज़न रहता है वो आप क्लियर हो गया होगा कि 5 या 65 किस तरीके से बोला जाता है, ठीक है? आगे चलते हैं। तो आगे अगला पॉइंट आ जाता है अर्हताएँ एवं पात्रताएँ। अर्हताएँ वही मतलब कि एलिजिबिलिटी, ठीक है? तो किसी व्यक्ति को आयुक्त के पद पर भर्ती के लिए आवश्यक है वह केंद्र सरकार में संयुक्त सचिव या उसके स्तर का कोई अधिकारी हो जिसने जिला मजिस्ट्रेट या मंडल आयुक्त के पद आवश्यक कृत किया हो और सचिवालय में कोई ज्येष्ठ प्रशासकीय पद कृत्य या कुल मिला के, जैसे कि अगर बात की जाए कि राज्य जो चुनाव आयुक्त होता है, उसका जो अध्यक्ष होता है, उसके लिए या फिर उसका आयुक्त के पद के लिए ये आवश्यक है कि वह व्यक्ति केंद्र सरकार में, मतलब कि जो केंद्र सरकार में सचिव होते हैं, सेक्रेटरी होते हैं, वो रहा हो या उससे उच्च स्तर का कोई अधिकारी रहा हो, यानी कि या फिर सचिव रहा हो, जो मोस्टली आईएएस बनते हैं जाके, ठीक है? तो मोस्टली आईएएस होते हैं, वही जाके सचिव बनते हैं ना जो केंद्र में। तो या तो वो केंद्र सरकार में कोई सचिव रहा हो या फिर उससे भी ऊपर लेवल का कोई अधिकारी रहा हो, ठीक है? तो वही व्यक्ति कह सकते हैं कि एक तरीके से चुनाव आयोग का अध्यक्ष बनता है, ठीक है? अब आगे बात करें उत्तर प्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त के बारे में, तो उत्तर प्रदेश राज्य चुनाव आयोग के प्रमुख के रूप में कार्य करता है, यानी सिंपल सी बात है, जो राज्य निर्वाचन आयुक्त होता है, तो निर्वाचन आयुक्त ही चीफ ही रहता है, तो चुनाव आयुक्त का जो मुख्य कार्यकारी अधिकारी रहता है, वो हो जाता है निर्वाचन आयुक्त, ठीक है? आई होप क्लियर हुआ होगा। आगे चलते हैं। आगे अगला पॉइंट आ जाता है कि आम तौर पर भारतीय प्रशासनिक सेवा, यानी कि जो आईएएस रहता है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, तो आईएएस का एक सेवानिवृत्त अधिकारी, मैं आपको पहले ही भी बता चुका हूँ, वो मुख्यमंत्री की सलाह और सहायता और सलाह पर उत्तर प्रदेश के राज्यपाल द्वारा इसकी नियुक्ति की जाती है। ठीक है? तो राज्य निर्वाचन आयोग की जो नियुक्ति करता है वो राज्यपाल करता है। ठीक है? आगे बात करें आयुक्त का कार्यकाल। आयुक्त का जो कार्यकाल रहता है वो 6 वर्ष या फिर 68 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, जो भी पहले हो, होता है। जस्ट अ सेकंड। आयुक्त का कार्यकाल तो जनरली 5 वर्ष का ही रहता है। चलो इसको एक बार मैं देख लूँगा। वैसे जनरली ये पॉइंट यहाँ पे गलत है, क्योंकि ये राजस्थान में इसको अप्लाई किया गया था 6 साल या फिर 68 वर्ष तक का जो सीन था, ये राजस्थान में था। उत्तर प्रदेश में तो हमारे उत्तर प्रदेश के जो पंचायती राज वगैरह रहते 5 वर्ष तक का ही कार्यकाल रहता, तो उससे मैंने रिलेट किया था 5 वर्ष या फिर 65 वर्ष, ठीक है? इसको एक बार मैं कल देख लूँगा इस पॉइंट को, जो उत्तर प्रदेश का जो चुनाव आयुक्त रहता है, निर्वाचन आयुक्त, ठीक है? तो इसका जो कार्यकाल जनरली मुझे डेफ़िनेटली पता है 5 वर्ष या 65 वर्ष ही होता है 100%, ठीक है? वर्तमान में राज्य चुनाव आयुक्त जो है वो मनोज कुमार जी हैं, ठीक है? आप भी इसको गूगल कर लीजिए और अगर कुछ कन्फ्यूज़न है तो एक बार आप कमेंट करके बता दीजिएगा, ठीक है? आगे चलते हैं, तो उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1994 में चलते हैं। तो संयुक्त प्रांत पंचायती राज अधिनियम 1994, अ, संख्या सन संख्या 25 सन 1947 की धारा 110 के अधीन शक्ति का प्रयोग राज्यपाल निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं। संक्षिप्त नाम और प्रारंभ। यह नियमावली उत्तर प्रदेश पंचायत राज सदस्यों, प्रधानों और उप प्रधानों के निर्वाचन नियमावली 1994 कही जाएगी। अधिनियम का तात्पर्य संयुक्त प्रांत पंचायती राज अधिनियम 1947 से, ये उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम है जो कि 1994, मतलब कह सकते हैं कि हमने बना के एक तरीके से अप्लाई जो किया था, ठीक है? यानी कि जो हमने 73वां संविधान संशोधन बनाया था, केंद्र सरकार ने उसी को एक तरीके से उत्तर प्रदेश ने अपने अनुसार जो कह सकते हैं कि बना के जो डाला था, वही है उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947, और जो 73वां संविधान संशोधन था, उन दोनों का मिक्स करके हमने फिर से उत्तर प्रदेश पंचायत निर्वाचन नियमावली 1994 में लागू की थी। ये वही है, ठीक है? ध्यान रखेंगे। निर्वाचन क्षेत्र के बारे में अगर बात की जाए, तो इसकी जो अधिनियम की धारा जो 12 है, उसमें इस बात की चर्चा की है कि क्या-क्या निर्वाचन क्षेत्र आपका रहेगा, ठीक है?
आगे बात करें तो निर्वाचन या लड़ने वाला जो उम्मीदवार है, उसका तात्पर्य ऐसे उम्मीदवार से जिसका नाम नियम 19 के अधीन तैयार की गई निर्वाचन लड़ने वाले उम्मीदवारों की सूची में सम्मिलित है। निर्वाचन का ये कुछ मतलब की धाराएँ हैं जो आपको याद करनी है, नहीं करनी है, हालाँकि इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। पर हाँ, देखिए चूँकि अगर बात की जाए कि पूरे पूरे अगर 65 नंबर की, तो 65 नंबर में स डेफ़िनेटली आपको कहीं से तो वो फिर डाउन करने की कोशिश करेगा ही ना एग्ज़ाम में, पूरा-पूरा हलवा तो दे ही नहीं देगा आपको। तो हो सकता है 1-2 आपसे धाराएँ पूछ ली जाएँ, ठीक है? आगे चलते हैं, तो निर्वाचन का तात्पर्य ग्राम पंचायत में स्थान भरने के लिए निर्वाचन से है। निर्वाचन का तात्पर्य ग्राम पंचायत में स्थान भरने के निर्वाचन से है। निर्वाचन विवरण का तात्पर्य राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निर्दिष्ट प्रपत्र के निर्वाचन विवरण से है। मतदाता का तात्पर्य किसी निर्वाचन क्षेत्र के ऐसे सदस्य है जिसे मत देने का अधिकार यानी कि 18 वर्ष की एज पूरी कर ली हो। ये बस एक तरीके से कह सकते हैं कि परिभाषाएं हैं, ठीक है। बात करेंगे पंचायत निरीक्षक के अंतर्गत सहायक विकास अधिकारी, पंचायत भी है, पंचायत निरीक्षक के अंतर्गत सहायक विकास अधिकारी भी है। मतदान विवरणों का तात्पर्य राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निर्दिष्ट प्रपत्र में मतदान विवरीकरण से है। स्थान का तात्पर्य किसी ग्राम पंचायत में निर्वाचन के लिए किसी निर्वाचन क्षेत्र को आवंटित स्थान से है। और प्रतीक का तात्पर्य नियम 12 के अधीन तैयार की गई सूची में सम्मिलित किसी प्रतीक से है, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे कि नियम 12 के तहत जो साइन दिए जाते हैं या कह सकते हैं जो चुनाव चिन्ह दिए जाते हैं, तो उनका जो तो कह सकते हैं कि डिटेल वगैरह जो है वो नियम 12 में है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। आगे बात करते हैं कि राज्य निर्वाचन आयोग की निर्वाचन में भूमिका क्या रहती है। जस्ट अ सेकेंड। ठीक है, तो बात करते हैं कि जो राज्य निर्वाचन आयोग होता है उसकी निर्वाचन में क्या भूमिका रहती है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आ जाता है मुख्य निर्वाचन अधिकारी, पंचायत और जिला मजिस्ट्रेट की नियुक्ति। ठीक है, देखिए इसमें सबसे पहले व्यक्ति आता है मुख्य निर्वाचन अधिकारी और जिला मजिस्ट्रेट। तो इनकी जो नियुक्ति रहती है वो कौन कौन करता है, कैसे करता है, उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अपेक्षित राज्य सरकार द्वारा नियुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी राज्य निर्वाचन आयोग के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण के अधीन रहते हुए ग्राम पंचायतों के सभी निर्वाचनों के लिए निर्वाचक नामावली तैयार करने और उसको प्रकाशित करने तथा निर्वाचनों के संचालन से संबंधित सभी कृत्य संपादित करेंगे। ठीक है, आगे बात करते हैं कि राज्य निर्वाचन आयोग के पर्यवेक्षण तथा नियंत्रण के अधीन रहते हुए जिला मजिस्ट्रेट जिले में निर्वाचनों के संचालन का पर्यवेक्षण करेगा। यानी कि ठीक है, मतलब जो राज्य निर्वाचन आयोग एक तरीके से कह सकते हैं जब इलेक्शन होता है तो आपके जो जिले का जो मजिस्ट्रेट होता है या जिला मजिस्ट्रेट होता है वो एक तरीके से आपके जिले का निर्वाचन अधिकारी हो जाता है। ठीक है, आपके जिले का निर्वाचन अधिकारी कुल मिला के बात की है। ठीक है, और जिला मजिस्ट्रेट के ही कंट्रोल में पूरा आपका जिला रहता है जो कि कह सकते हैं कि सभी प्रकार की समस्याएं वगैरह या निर्वाचन से संबंधित जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनको हैंड ओवर मतलब कि देखता है। तो वो कौन होता है, जिला मजिस्ट्रेट। बात करें निर्वाचन अधिकारी, तो प्रत्येक ग्राम पंचायत क्षेत्र के लिए ग्राम पंचायत में कोई स्थान या स्थानों को भरने के लिए जिला मजिस्ट्रेट एक निर्वाचन अधिकारी जिसको रिटर्निंग ऑफिसर बोलते हैं नियुक्त करेगा, जो राज्य सरकार का अधिकारी होगा। ठीक है, अब बात करेंगे जैसे जो निर्वाचन अधिकारी, देखिए यहाँ पे कई चीज होती है। एक होता है आपका बीएलओ, ब्लॉक लेवल ऑफिसर। एक हो जाता है आपका पोलिंग ऑफिसर। एक हो जाता है आपका रिटर्निंग ऑफिसर या कह सकते हैं निर्वाचन अधिकारी रिटर्निंग ऑफिसर। और उसके ऊपर हो जाता है आपका जो इलेक्शन कमीशन या इलेक्शन का जो रहता है वो राज्य स्टेट इलेक्शन कमीशन। ठीक है, तो जो निर्वाचन अधिकारी की जो नियुक्ति होती है जस्ट ठीक है, तो निर्वाचन अधिकारी की जो नियुक्ति के बारे में अगर बात की जाए तो प्रत्येक पंचायत क्षेत्र के लिए ग्राम पंचायत में कोई स्थान या स्थानों को भरने के लिए एक जिला मजिस्ट्रेट के लिए जिला मजिस्ट्रेट एक निर्वाचन अधिकारी या रिटर्निंग ऑफिसर की नियुक्ति करता है जो कि राज्य सरकार का अधिकारी होगा। ध्यान रखें जैसे जो आपका जो जिला मजिस्ट्रेट होता है, तो रिटर्निंग ऑफिसर की जो नियुक्ति होती है वो आपका जो जिला मजिस्ट्रेट होता है वो करता है।
और ये जो रिटर्निंग ऑफिसर, ये हर पंचायत क्षेत्र के लिए अलग अलग एक रिटर्निंग ऑफिसर होगा, ध्यान रखेंगे। ये राज्य सरकार का अधिकारी होगा, ध्यान रखेंगे, ये राज्य सरकार का अधिकारी होगा। वहीं अगर बात की जाए जो मुख्य या चुनाव आयुक्त के बारे में, तो वो जो होता है या राज्य चुनाव आयुक्त, तो वो आईएएस लेवल का बंदा होता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। निर्वाचन अधिकारी इस अध्याय के अधीन अपेक्षित कृत्य करेगा और किसी भी निर्वाचन में उसका ये सामान्य कर्तव्य होगा कि यह वे सब कार्य और बातें करे जो अधिनियम और नियमावली द्वारा उपबंधित रीति में निर्वाचन का प्रभावी रूप से संचालन करने के लिए आवश्यक हो, ठीक है। आगे चलते हैं, तो उप नियम 2 की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना राज्य निर्वाचन आयोग यदि ऐसा करना आवश्यक समझे, आदेश द्वारा ये निर्देश दे सकता है कि इस नियमावली के अधीन निर्वाचन अधिकारी को ऐसी शक्तियां, कर्तव्य और कृत्य जो उसके द्वारा सामान्य अनुदेशों में विनिर्दिष्ट किए गए हैं, जो आदेश में यथा विनिर्दिष्ट ऐसे निर्बंधों और शर्तों के अधीन रहते हुए मतदान स्थल पर मतदान अध्यक्ष द्वारा प्रयोग की जाएंगी या निर्वहन की जाएंगी, ठीक है। तो कुल मिला के ये सारा आपको नहीं रटना है, ये मैंने आपको बोल दिया। कुल मिला के आपको बस यही ध्यान रखना है कि जो हर पंचायत क्षेत्र का एक कह सकते हैं कि रिटर्निंग ऑफिसर होगा, जिसको हिंदी में बोलते हैं निर्वाचन अधिकारी, ठीक है। तो इस निर्वाचन अधिकारी की जो नियुक्ति होती है वो कौन करता है, तो निर्वाचन अधिकारी की नियुक्ति हर पंचायत क्षेत्र के लिए ग्राम पंचायत के स्तर पर उसका जो एक कह सकते हैं कि एक ऑफिसर नियुक्त किया जाता है, जो कि राज्य सरकार का अधिकारी होता है। और उसकी जो नियुक्ति होती है वो राज्य का जो जिला मजिस्ट्रेट होता है, आपका आपके जिले का जो जिला मजिस्ट्रेट होता है, वह उसकी नियुक्ति करता है। आगे बात करें सहायक निर्वाचन अधिकारी। देखिए, एक तो निर्वाचन अधिकारी हो गया, अब आ जाता है सहायक निर्वाचन अधिकारी। तो जिला मजिस्ट्रेट किसी भी निर्वाचन अधिकारी को उसके कृत्यों में निष्पादन की सहायता के लिए एक या अधिक सहायक निर्वाचन अधिकारी नियुक्त कर सकता है, ठीक है। सिंपल सी बात है, जैसे कि एक सहायक निर्वाचन एक निर्वाचन अधिकारी है। अब ये जो है सहायक निर्वाचन अधिकारी, उसके असिस्टेंट बोले जाते हैं। अब उसके असिस्टेंट वो पंचायत क्षेत्र के ऊपर डिपेंड करता है कितनी बड़ी है, क्या कैसा, ठीक है, कितनी जगह पे पोलिंग हो रही है, कितनी जगह पे बूथ बनाए गए, उस तरीके से उस सहायक निर्वाचन अधिकारी की नियुक्ति ये भी जिला मजिस्ट्रेट ही करता है। और वो फिर उसके ऊपर डिपेंड करता है, वो मतलब कि जो कह सकते हैं कि निर्वाचन अधिकारी के अंतर्गत एक सहायक निर्वाचन अधिकारी की नियुक्ति करता है, या फिर 2 की नियुक्ति करता है, या फिर 3 की, या जो भी, मतलब कि एक तरीके से ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। और ये जो सहायक निर्वाचन अधिकारी होते हैं, ये निर्वाचन अधिकारी का एक तरीके से कह सकते हैं उनकी सहायता के लिए इनको बनाया गया है, ठीक है। आगे चलते हैं, तो प्रत्येक सहायक निर्वाचन अधिकारी के नियंत्रण के अधीन रहते हुए निर्वाचन अधिकारी के समस्त या किन्हीं कृत्यों को संपादित करने के लिए सक्षम होगा, ठीक है। यानी जो प्रत्येक सहायक निर्वाचन अधिकारी होगा, वो तो डेफिनेटली असिस्टेंट होगा ना निर्वाचन अधिकारी का। सेम इसी तरीके से आप समझिए, जैसे कि निर्वाचन अधिकारी को मान लीजिए आप डीएम, तो डीएम के अंडर में कितने जो आपकी तहसीलें होती हैं, उनका अधिकारी एक तरीके से एसडीएम होता है। तो एक डीएम के अंडर में सपोज आपके जिले में 3 तहसीलें हैं, तो 3 एसडीएम हो गए। सेम इसी तरीके से उसको यहाँ पे इम्प्लीमेंट करें, एक हो गया आपका निर्वाचन अधिकारी, उसके अंडर में हो जाते हैं 3 सहायक निर्वाचन अधिकारी। अब वो सहायक निर्वाचन अधिकारी वही कार्य करेंगे जो निर्वाचन अधिकारी उनको एक तरीके से ऑर्डर देगा कि आपको ये करना है, तो फिर वो वही करेंगे। उससे आगे उनकी कह सकते हैं कि सीमा समाप्त हो जाती है, उससे ज़्यादा उनकी पावर नहीं होती है, ठीक है। और इनका जो कार्य होता है सहायक निर्वाचन अधिकारी होगा, इनका कार्य ही यही होता है कि ये निर्वाचन अधिकारी का जो मुख्य निर्वाचन अधिकारी है, ठीक है, उसका एक तरीके से कह सकते हैं उसका आदेश माने और उसकी सहायता वगैरह करें, ठीक है। आगे चलते हैं, तो जब तक ये प्रसंग के में अन्याय अपेक्षित न हो, इस अध्याय में निर्वाचन अधिकारी भी सम्मिलित हैं, जिस कृत्य के संपादन के लिए वह नियम के अधीन प्राधिकृत हैं। ये आपके मतलब का नहीं है। मतदान स्तर पर निर्धारण मतदान स्थल का निर्धारण निर्वाचन अधिकारी जिला मजिस्ट्रेट के पूर्व अनुमोदन से प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र के लिए मतदान स्थल निर्दिष्ट करेगा, ठीक है। यानी कि कह सकते हैं कि जो मतदान जो स्थल होता है, उसका जो निर्धारण होता है वो निर्वाचन अधिकारी करेगा। कब करेगा, वो पहले बताएगा जिला मजिस्ट्रेट को, और जिला मजिस्ट्रेट को बताने के बाद में, ठीक है, प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र के लिए, मतलब कि डेफिनेटली निर्वाचन अधिकारी ही उसकी वो करता है, लेकिन उससे पहले उसको मजिस्ट्रेट को या जिला मजिस्ट्रेट को एक पहले से इन्फॉर्मेशन देनी होती है, ठीक है। अब बात करते हैं मतदान अध्यक्ष की नियुक्ति। देखिए, कई कॉन्सेप्ट हो गए। एक तो सबसे पहले कह सकते हैं कि निर्वाचन आयुक्त, जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है, मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
ठीक है? जिसके बारे में मैंने आपको चर्चा की थी, जिसकी जो कह सकते हैं कि एक तरीके से अपॉइंटमेंट होता है, ये ठीक है? वो राज्यपाल करेगा, ठीक है? और उसके जो सदस्य होते हैं चुनाव आयोग के, उनकी जो नियुक्ति होती है, वो भी राज्यपाल करता है। उसके बाद में आ जाता है मुख्य निर्वाचन अधिकारी, जो कौन होता है? जो आपके जिले का जिला मजिस्ट्रेट होता है, ठीक है? हर जिले का अलग मुख्य निर्वाचन अधिकारी होता है, ठीक है? तो वो आपके जिले का जिला मजिस्ट्रेट होता है और वो जो जिला मजिस्ट्रेट होता है, वो फिर नियुक्ति करता है कह सकते हैं कि निर्वाचन अधिकारी की, जो कि निर्वाचन अधिकारी होता है, वो हर क्षेत्र पंचायत के लिए एक अलग होता है। उस निर्वाचन अधिकारी के अंडर में वो आते हैं सहायक निर्वाचन अधिकारी। अब उसके नीचे आ गया है मतदान अध्यक्ष, ठीक है? ये मतदान अध्यक्ष होता है, ये पोलिंग ऑफिसर होता है, इसको हिंदी में बोलते हैं पीठासीन अधिकारी। आपने अगर वहाँ पे कभी आपने देखा हो तो पीठासीन अधिकारी वगैरह गाड़ियों में लिखा रहता है। तो निर्वाचन अधिकारी प्रत्येक मतदान स्थल, यार ये स्थल की जगह बार-बार स्थल निकल रहा है। ठीक है, तो माइंड नहीं करना आप लोग। ठीक है, तो मतदान स्थल के लिए एक मतदान अध्यक्ष या प्रत्येक मतदान स्थल जो होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया, एक पंचायत के लिए एक क्षेत्र पंचायत कह सकते हैं, क्षेत्र पंचायत पे ही एक निर्वाचन अधिकारी था ना, प्रत्येक पंचायत क्षेत्र के लिए। ओके, अब बात करते हैं मतदान अध्यक्ष के बारे में। जैसे कि सपोज मैं आपको बताऊं कि मेरी ग्राम पंचायत है, सपोज ये पूरी मेरी ग्राम पंचायत है, जिसमें एक ये गांव है, एक ये गांव है, एक ये गांव है, एक ये गांव है, एक ये गांव, टोटल मान लो 5 या 6 गांव बना लो। ये 6 गांव है। तो इन 6 गांव के लिए एक बनेगा कौन? निर्वाचन अधिकारी। निर्वाचन अधिकारी बन गया, ठीक है? और निर्वाचन अधिकारी राज्य सरकार का होगा और इसकी जो नियुक्ति होती है वो कौन करेगा? वो आपका जिला मजिस्ट्रेट करेगा। इस निर्वाचन अधिकारी के असिस्टेंट होंगे, मान लो 6 गांव हैं तो 2 असिस्टेंट बना दो, जो कि इसकी सहायता करेंगे, तो वो हो गए सहायक निर्वाचन अधिकारी, ठीक है? इनकी भी नियुक्ति जिला मजिस्ट्रेट करेगा, ठीक है? और जिला मजिस्ट्रेट बन जाएगा आपका कह सकते हैं कि मुख्य निर्वाचन अधिकारी बन जाएगा, ठीक? अब इसके नीचे आ जाता है, अब जैसे कि सपोज ये ग्राम पंचायत है हमारी, तब इसमें ये गांव यहाँ पे मतलब बहुत दूर है, उसके बाद में ये दूसरा गांव है इस तरफ बहुत दूर है, तो अब इस गांव के वोट यहाँ तो पड़ेंगे नहीं, तो यहीं पे एक तरीके से कह सकते हैं यहाँ की जो माताएं बहनें हैं, वो वोट डालने यहाँ ना आए, तो वो उनके लिए यहीं पे व्यवस्था कर दी जाएगी, मतलब इनके ही गाँव में। तो हर पोलिंग बूथ पे, जैसे कि सपोज ये पोलिंग बूथ बन गया इस गाँव के लिए, सपोज ये गाँव था इसके लिए यहाँ पे पोलिंग बूथ बनेगा, एक गाँव यहाँ था इसके लिए यहाँ पे पोलिंग बूथ बनेगा, एक गाँव यहाँ था, ठीक है? अब इस गाँव से पास में ये भी था, इसकी जनसंख्या भी ज़्यादा नहीं थी, तो फिर इस गाँव वालों को बोल दिया कि आप इसमें जाके वोट डाल सकते हैं इस तरीके से। इसी तरीके से एक और ये गाँव था, ठीक है? और एक गाँव और था जिसकी इस गाँव की भी जनसंख्या बहुत कम थी, इस गाँव वाले को बोल दिया कि आप इस गाँव में वोट डाल लेंगे आके, या इनका जो पोलिंग बूथ है इस गाँव वाले का, वो इसमें ही ऐड कर दिया, इस गाँव के लिए अलग से पोलिंग बूथ बना दिया इस तरीके से। तो जितने पोलिंग बूथ बनेंगे, यानी कि जितने मतदान स्थल बनेंगे, तो हर मतदान स्थल के लिए, जैसे कि अब इस गाँव के लिए मैंने बताया था कि एक एक मतदान स्थल यहाँ पे बना इस पे, एक यहाँ बना 2, एक यहाँ पे बना 3 और एक यहाँ पे बना 4। तो एक ग्राम पंचायत में 4 मतदान स्थल बन गए। तो 4 मतदान स्थल बनने पे 4 मतदान अध्यक्ष की नियुक्ति होगी। ठीक है, ध्यान रखेंगे आप। एक मतदान अध्यक्ष मतलब प्रत्येक मतदान स्थल के लिए एक मतदान अध्यक्ष, जिसको बोला जाता है पीठासीन अधिकारी, इसकी नियुक्ति की जाती है। उसी व्यक्ति को एक से अधिक मतदान स्थल के लिए मतदान अध्यक्ष नियुक्त किया जा सकता है। ठीक है, तो कुल मिला के जैसे कि ये पॉइंट ये बोल रहा है कि मैंने आपको बोला कि 4 पोलिंग बूथ बने, 4 अलग-अलग गाँव में बने, तो ये पॉइंट ये बोल रहा है कि चारों पोलिंग बूथ के लिए 4 पीठासीन अधिकारियों की भी नियुक्ति हो सकती है। सेकंड ऑप्शन बी कि सपोज़ इस ग्राम पंचायत में सपोज़ मान लीजिए 2000 की जनसंख्या है पूरी ग्राम पंचायत में, ठीक है? तो इसने एक पोलिंग बूथ या पीठासीन अधिकारी को यहाँ पे बिठा दिया कि तुम ही इस वाले बूथ को देखोगे, तुम ही इस वाले बूथ को देखोगे। तो ये भाग के यहाँ भी जाएगा, भाग के यहाँ भी जाएगा, और 2 अन्य पीठासीन अधिकारी बना दिया, एक ही और बनाया जिसको इस बूथ का और इस बूथ का एक तरीके से कॉमन भारत दे दिया। तो कुल मिला के ये बात ये बोल रही है, यानी जो मतदान अध्यक्ष होता है या जो पीठासीन अधिकारी होता है, तो पीठासीन अधिकारी
मतलब कि प्रत्येक मतदान स्थल के लिए अलग-अलग भी हो सकता है और कई मतदान स्थलों को मिला के एक पीठासीन अधिकारी की भी नियुक्ति की जा सकती है। ठीक है? तो ध्यान रखेंगे, कॉन्सेप्ट है, समझ में आ गया होगा। उम्मीद करता हूँ मैंने बिल्कुल ही बेसिक से आपको समझाने की कोशिश की है। ठीक है? आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। इतने बच्चे तो होंगे नहीं आप, ठीक है? और अगर अब भी नहीं आया तो आप कमेंट करके बता दीजिए, कमेंट कर दीजिए। मैं एक स्पेशल वीडियो बना दूँगा कि जो भी निर्वाचन से संबंधित जो अधिकारी होते हैं, वो किस तरीके से उनकी अपॉइंटमेंट होती है और कैसे-कैसे वो कहाँ-कहाँ अपॉइंट किए जाते हैं। तो आई होप आपको पहले तो बात करते हैं मतदान अध्यक्ष के बारे में, यानी जो पीठासीन अधिकारी है, तो पीठासीन अधिकारी समझ आ गया होगा क्या होता है। ये स्पेशली एक तरीके से कह सकते हैं कि मतदान अध्यक्ष होता है, ठीक है? मतदान अध्यक्ष उन कृत्यों को करेगा जो कि इस विषय के अधीन उसके द्वारा किए जाने अपेक्षित हों और उसका यह सामान्य कर्तव्य होगा कि वह मतदान स्थल पर व्यवस्था बनाए रखे और यह देखे कि मतदान सुचारू रूप से चल रहा है। यानी कुल मिला के जो मतदान अध्यक्ष होता है, मतदान की पूरी ज़िम्मेदारी मतदान अध्यक्ष की होती है। ठीक है? ध्यान रखेंगे। ऑप्शन इस तरीके से आएगा कि आप मतलब कि किसी स्थान पर जैसे कि सपोज़ सिंपल सा क्वेश्चन इस तरीके से आएगा कि मतदान स्थल पर मतदान चल सुचारू रूप से चल रहा है, ठीक है? तो यह ज़िम्मेदारी किसकी होगी? मतदान अध्यक्ष की, मतदान अधिकारी की, निर्वाचन अधिकारी की या फिर सहायक निर्वाचन अधिकारी की। तो ध्यान रखेंगे, अगर मतदान स्थल से संबंधित कोई बात आती है तो ये डेफ़िनेटली इसकी ज़िम्मेदारी हो जाती है। इसको आप उसी तरीके से समझिए जैसे कि आपने अगर पुलिस व्यवस्था देखी हो, तो एक तरीके से कह सकते हैं कि एक चौकी इंचार्ज होता है जो कि अपनी चौकी का मतलब कि चौकी का जो रख-रखाव है, चौकी की सिक्योरिटी की पूरी ज़िम्मेदारी चौकी इंचार्ज की होती है। उसके बाद में कई चौकियों का कंट्रोल रहता है एक थाने में, ठीक है? तो थाने में कह सकते हैं कि कई पहले तो एसआई होते हैं, तो सभी एसआई का अपना-अपना क्षेत्र डिवाइड होगा। जैसे कि सपोज़ ये थाना है, आपके आपके अड़ोस-पड़ोस का कोई भी आप थाना मान सकते हैं, ठीक है? ठीक है? अब इस थाने में कई मौजा डिवाइड होती है, कई क्षेत्र डिवाइड होते हैं, ठीक है? तो इस हर क्षेत्र का एक सब इंस्पेक्टर होता है और उनको कंट्रोल करने वाला एक इंस्पेक्टर होता है। तो एक इंस्पेक्टर इस पूरे थाने को कंट्रोल करेगा, उसकी पूरी सिक्योरिटी तो इस पे रहती है। लेकिन अगर वहीं बात की जाए सपोज़ यहाँ पे कोई एसआई है, उसका क्षेत्र ये वाला है, तो इस क्षेत्र में अगर कुछ भी हो रहा है तो फिर उसका एक तरीके से कह सकते हैं कि वहाँ पे जानकारी कलेक्ट करने उस क्षेत्र का इंस्पेक्टर ही आएगा, ना कि आपकी चौकी का इंचार्ज आ जाएगा, ठीक है? तो इस तरीके से आप इसको रिलेट कर सकते हैं कि जो मतदान स्थल होता है, मतदान स्थल पे कुछ भी अगर प्रॉब्लम्स आती है, तो उन सब की ज़िम्मेदारी मतदान अध्यक्ष की होती है, ठीक है? आगे चलें, यदि मतदान अध्यक्ष मतदान स्थल से अनुपस्थिति होने के लिए विवश हो, तो उसके कृत्यों के संपादन के लिए मतदान अधिकार का उसके कृत्यों का संपादन ऐसा मतदान अधिकारी करेगा जो निर्वाचन अधिकारी द्वारा इस प्रयोजन के लिए पूर्व प्राधिकृत हो। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि कोई पीठासीन अधिकारी है उसको 3 या 4 बूथों का कार्यभार दे दिया, तो डेफ़िनेटली वो एक टाइम पे तो एक ही बूथ पे बैठ पाएगा ना। या जैसे कि सपोज़ मान लीजिए कि मैं यहाँ पे बताता हूँ आपको, एक बूथ यहाँ पे है, ये हो गया है सपोज़ यहाँ से 4 किलोमीटर दूर। अब ये जो ग्राम पंचायत होती है वो तो 5-5, 10-10 किलोमीटर में एक ही ग्राम पंचायत रहती है, ठीक है? अब यहाँ से यहाँ की दूरी है 3 किलोमीटर, अब यहाँ से यहाँ की दूरी है 4 किलोमीटर। अब ये 3 बूथ बने, अब इन तीनों बूथों पे एक एक पीठासीन अधिकारी बना दिया है, मतलब कि राज्य आयोग की तरफ से या कह सकते हैं कि आपके जिला मजिस्ट्रेट की तरफ से एक पीठासीन अधिकारी को नियुक्त किया गया है। अब निर्वाचन स्टार्ट हो गया, अब डेफ़िनेटली सिंपल सी बात है कि सपोज़ अगर कोई निर्वाचन या कह सकते हैं कि पीठासीन अधिकारी है, वो अगर इस पोलिंग पे बना रहेगा तो इन दोनों पोलिंग पे अव्यवस्था फैल सकती है। तो डेफ़िनेटली फिर उसको फिर यहाँ पे भी जाना पड़ेगा, यहाँ पे भी मतलब एक तरीके से चेकिंग की टाइप में यहाँ भी जाएगा, फिर यहाँ भी जाएगा, तो डेफ़िनेटली जब वो यहाँ पे होगा तो फिर इन दोनों पे नहीं होगा या यहाँ पे होगा तो यहाँ पे अनुपस्थित होगा। तो ऐसी स्थिति में जब वो दूसरी जगह पे है, अब डेफ़िनेटली उसके कंट्रोल में पूरे तीनों बूथों पे निगरानी उसी को रखनी है, तो उसको तीनों जगह पे उपस्थित होना पड़ेगा, भले वो 5-5 मिनट के लिए रहे। तो ऐसी स्थिति में जब वो पहले या कह सकते हैं किसी एक बूथ पे रहेगा तो डेफ़िनेटली वो 2 अन्य बूथों पे नहीं पहुँचेगा। तो उन 2 अन्य बूथों की सुरक्षा या उसकी जो ज़िम्मेदारियाँ रहती हैं मतलब कि जो मतदान अधिकारी सॉरी जो मतदान अध्यक्ष होता है या पीठासीन अधिकारी होता है, वो जब
उन 2 पे नहीं होगा तो उन दोनों का जो कंट्रोल आता है, वो वहाँ पे एक मतदान अधिकारी नियुक्त किया जाता है, जो कि हर बूथ पे एक मतदान अधिकारी होता है, ठीक है? ध्यान रखेंगे और इसको बोला जाता है पोलिंग ऑफिसर, ठीक है? तो ये जो मतदान अधिकारी होता है, ये उसकी अनुपस्थिति में जिस तरीके से जैसे कि राष्ट्रपति होता है, तो राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट की अनुपस्थिति में जो राष्ट्रपति होता है, वो इसकी गद्दी सँभाल लेता है। सेम इसी तरीके से मतदान अध्यक्ष की अनुपस्थिति में मतदान अध्यक्ष अगर अपने पोलिंग पे नहीं है, तो उसकी अनुपस्थिति में मतदान अधिकारी या कह सकते हैं कि पोलिंग ऑफिसर जो होता है, ठीक है? बूथ ऑफिसर जो होता है, वो मतदान अध्यक्ष के कार्यभार एक तरीके से सँभाल लेता है, ठीक है? आयोग क्लियर हुआ होगा। आगे बात करते हैं मतदान अधिकारी के बारे में, तो ये भी एक तरीके से चुनाव आयुक्त का ही अधिकारी होता है मतदान अधिकारी। मैंने देखिए आपको पूरा एक तरीके से ऊपर से नीचे तक पूरा सिनेरियो स्टेप बाय स्टेप समझाया, किसी ने भी नहीं समझाया होगा, ठीक है? और ये एक्चुअली मुझे भी समझ नहीं आया था, इसी वजह से मैं इस पे टाइम बहुत हो रहा है लेकिन मैं इस पे डिटेल वीडियो कर रहा हूँ कि प्रॉपर आपको भी समझ आ जाए और मैं आपको प्रॉपर समझा सकूँ। आगे बात करते हैं मतदान अधिकारी के बारे में, तो निर्वाचन अधिकारी प्रत्येक मतदान स्थल स्थल के लिए उतने मतदान अधिकारी या पोलिंग ऑफिसर या अधिकारियों को जितना कि वह मतदान अध्यक्ष के कार्यों में सहायक करने या ऐसे अन्य कार्यों को करने के लिए जो इस विषय में दिए गए कार्यों के लिए आवश्यक समझे नियुक्त करेगा। यदि मतदान अधिकारी मतदान स्थल से अनुपस्थिति हो, तो मतदान अध्यक्ष उम्मीदवार द्वारा या उसकी ओर से निर्वाचन या निर्वाचन के संबंध में नियुक्त व्यक्ति से भिन्न किसी व्यक्ति को जो मतदान स्थल पर उपस्थित है, अनुपस्थित पूर्वोत्तर अधिकारी के दौरान में मतदान अधिकारी नियुक्त कर सकता है और ऐसी किसी नियुक्ति की दशा में निर्वाचन अधिकारी को तदनुसार सूचना देगा। कुल मिला के बात करी जाती है मतदान अधिकारी के बारे में, जो कि कुल मिला के ये बोला गया है कि वो मतलब कि पहले तो उससे पूछा जाएगा, मतलब जो आपका पोलिंग ऑफिसर होता है, ठीक है? पोलिंग ऑफिसर से या कह सकते हैं पीठासीन अधिकारी होता है, हिंदी में समझिए आप क्योंकि आप हिंदी में पेपर देंगे। तो पीठासीन जो अधिकारी होता है, इससे पूछा जाएगा कि आपको हमने 3 बूथों पे कह सकते हैं कि 3 बूथों का कार्यभार दिया है, तो आपको कितने मतदान अधिकारियों की आवश्यकता होगी? क्योंकि डेफ़िनेटली ये एक बार में तो एक ही जगह पे बैठ पाएगा, बाकी 2 इसको ये नहीं देख पाएगा, तो ये डेफ़िनेटली माँगेगा कि मुझको कम से कम 2 मतदान अधिकारी चाहिए और ये जो दोनों मतदान अधिकारी हैं, ये वही कार्य करेंगे, जो पीठासीन अधिकारी बोलेगा या एक तरीके से कह सकते हैं कि इसके असिस्टेंट होंगे, ठीक है? तो पीठासीन अधिकारी के असिस्टेंट रहते हैं पोलिंग ऑफिसर या मतदान अधिकारी। ठीक है? और इनकी जो नियुक्ति एक तरीके से कह सकते हैं, अगर वो पीठासीन अधिकारी चाहे तो दोनों को अपने ही साथ में यहाँ पे बिठा सकता है या फिर इनको एक को यहाँ पे बिठा दे, एक को यहाँ पे बिठा दे। ठीक है? इस तरीके से मतलब वो मैनेजमेंट पे डिपेंड करता है, इसके इसके मानसिक जो मैनेजमेंट रहता है उस पे। तो इस पे इसका आपको रॉकेट साइंस लगाना नहीं, बस आपको समझ लेना है। ठीक है? तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। आगे बात करो, ये जैसे कि सपोज़ अगर बात करें कि मतदान अधिकारी नहीं है, कहीं पे सपोज़ 4 बूथ बन गए, ठीक है? अब 4 बूथ हैं, अब इसके पास में 1 बूथ पे बैठने के लिए कोई व्यक्ति नहीं है, बाई चांस कोई 1 बूथ ऐसा खाली हो गया, वहाँ पे कोई नहीं है। तो ये जो ऑफ़िसर है या कह सकते हैं कि जो पीठासीन अधिकारी है, किसी भी ठीक है, मतदान स्थल से अनुपस्थित हो जाता है, मतलब सपोज़ मान लो यार, मानो ही तो है ना, अब ये ऊपर से तो केवल 2 ही बंदे डिसाइड होके आए, ठीक है? अब वो दो 2 बंदे आए, अब वो 1 दिन पहले ही आ जाते हैं, आपको पता होगा। अब अगले दिन जिस दिन वोटिंग होनी थी उसका भाई हो गया पेट खराब, ठीक है? भाई नेचर है, नेचुरल है सारा। पेट खराब होने पे तो किसी का कंट्रोल नहीं है ना। पेट खराब होएगा, अब इतनी अर्जेंट में मतलब कि कह सकते हैं कि एक तरीके से पूरा एक सिनेरियो बनता है, सारा कुछ पहले से डिसाइड हो जाता है कि आपको इस बूथ पे जाना है, यहाँ पे आप मतदान अधिकारी के तौर पे काम करेंगे, यहाँ पे आप पीठासीन अधिकारी के तौर पे काम करेंगे ये सारा। लेकिन अब सडन में हो गया, बंदा आ गया लेकिन यहाँ आने के बाद में उसका पेट गड़बड़ हो गया, कुछ भी मान लीजिए, कुछ भी हो सकता है ना। तो ऐसी स्थिति में या मतदान स्थल से वो अनुपस्थित हो जाता है या सपोज़ नहीं उससे हो पा रही है ड्यूटी, तो मतदान अध्यक्ष यानी कि जो पीठासीन अधिकारी होगा, वह उम्मीदवार द्वारा या उसकी ओर से निर्वाचन के संबंध में नियुक्त व्यक्ति से भिन्न किसी व्यक्ति को मतदान स्थल जो मतदान स्थल पर उपस्थित है, ठीक है? अनुपस्थित पूर्वोत्तर अधिकारी के दौरान
में मतदान अधिकारी नियुक्त कर सकता है। यानी कि कुल मिला के वह उम्मीदवार से पूछ लेगा कि भाई मैं एक व्यक्ति को सपोज़ वो वहाँ पे कोई व्यक्ति एक्स वाई जेड उपस्थित है, ठीक है? जिसका निर्वाचन मतलब कह सकते हैं कि निर्वाचन या निर्वाचन के संबंध में नियुक्त व्यक्ति से भिन्न यानी कि उस वो मतलब कि एक तरीके से इलेक्शन से उसका कोई लेना-देना नहीं है। ऐसे व्यक्ति को वह उम्मीदवारों से पूछ के, ठीक है? एक तरीके से कह सकते हैं वो मतदान अधिकारी नियुक्त कर सकता है और इसकी सूचना वो तत्काल निर्वाचन अधिकारी को एक तरीके से फॉरवर्ड करेगा कि मैंने इस स्थान पे ऐसे-ऐसे भाई हमारा एक था, मतदान अधिकारी था, पोलिंग ऑफिसर था जिसका भाई पेट खराब हो गया और उसको एकदम मतलब वेरी इमरजेंसी लग गई। सॉरी इमरजेंसी ऑलरेडी वेरी होती है, ठीक है? तो उसको काफ़ी इमरजेंसी हो गई थी और इस वजह से मैं इस व्यक्ति को फला-फला व्यक्ति को यहाँ पे मतदान अधिकारी नियुक्त करता हूँ, ठीक है? इस तरीके से पोलिंग ऑफिसर नियुक्त करता हूँ इस तरीके से। अगला हो जाता है निर्वाचन अभिकर्ता। तो निर्वाचन का उम्मीदवार लिखित में संबंधित ग्राम पंचायत के किसी निर्वाचन को अपना निर्वाचन अधिकारी या इलेक्शन एजेंट नियुक्त कर सकता है और ऐसी नियुक्ति की सूचना निर्वाचन अधिकारी को दी जाएगी। कुल मिला के ये आपने देखा होगा जब आपके यहाँ पे वोटिंग वगैरह होती है, अगर आप गाँव से संबंधित हो डेफ़िनेटली आज तक आप भी कभी न कभी तो एक तो एजेंट बन ही चुके होंगे इलेक्शन के टाइम पे। तो ये इलेक्स जो एजेंट होते हैं इनकी भी जो सूचना होती है वो निर्वाचन अधिकारी को दी जाती है। लेकिन ये कोई भी गाँव मतलब कि कह सकते हैं कि जो उम्मीदवार होते हैं जैसे कि सपोज़ मैं इलेक्शन अगर लड़ रहा हूँ, तो मैं अपने किसी सपोर्टर को कह सकते हैं अपना एजेंट बना के वहाँ पे खड़ा कर दूँगा। ये जो एजेंट होते हैं वो वहीं पे जो पोलिंग बूथ होती है, वहाँ पे ही होते हैं। वो एक तरीके से उम्मीदवार का कह सकते हैं कि संबंधित जो पंचायत है उसमें किसी भी उसका हो सकता है, ठीक है? और मोस्टली सबके अलग-अलग एजेंट होते हैं। जैसे कि सपोज़ अगर एक ग्राम पंचायत का इलेक्शन हो रहा है, तो ग्राम पंचायत के इलेक्शन में सपोज़ 5 व्यक्ति भाग ले रहे हैं, तो 5 व्यक्तियों के वहाँ पे 5 एजेंट खड़े होंगे, ठीक है? जैसे कि सपोज़ ये मैं अगर पार्टी वाइज़ बताऊँ हालाँकि ये पार्टी आपको मतलब कह सकते हैं कि इनका सिनेरियो नहीं मिलेगा, मैं बस एग्ज़ाम्पल के दे रहा हूँ। सपोज़ ये बीजेपी वाला है, ये उत्तर प्रदेश में सपा वाला है, ये उत्तर प्रदेश का बसपा वाला है और ये और कौन बची? सपा, बसपा, बीजेपी और कोई बची? ये मान लो आपका मतलब कि राजपा हो गया, ठीक है? आरजेपी और ये और कोई एक्स वाई ज़ेड मान लो या इसको हटा दो, ये निर्दलीय हो गया, ठीक है? तो ये निर्दलीय हाँ, तो बीजेपी का भी एक एक एजेंट वहाँ पे खड़ा होगा पोलिंग बूथ पे, बसपा का भी एक एजेंट होगा, सपा का भी होगा, आरजेपी का भी होगा और निर्दलीय भी अपना एक एजेंट वहाँ पे खड़ा करके रखेगा। वो इसलिए कि वहाँ पे कह सकते हैं एक तरीके से जो फेक वोटिंग होती है वो ना हो। अब बात करें अगर मतदान अभिकर्ता के बारे में तो ध्यान रखेंगे निर्वाचन अभिकर्ता अलग होता है, मतदान अभिकर्ता अलग होता है। तो निर्वाचन लड़ने वाला उम्मीदवार या निर्वाचन अभिकर्ता या उसका निर्वाचन अभिकर्ता ग्राम पंचायत के निर्वाचकों में से किसी एक अन्य व्यक्ति को मतदान स्थल पर ऐसे उम्मीदवार के मतदान अभिकर्ता के रूप में कार्य करने के लिए नियुक्त करेगा। ये भी एक तरीके से उसके एक तरीके से एजेंट होते हैं। वो निर्वाचन कह सकते हैं कि इलेक्शन एजेंट और ये वोटिंग एजेंट, ठीक है? दोनों की बात आपको समझ आ गई? हालाँकि इनका कोई ऐसा कार्य नहीं होता है और इनकी जो नियुक्ति होती है वो भी एक तरीके से मतलब वहीं पे पोलिंग ऑफिसर का ही मान लीजिए यार वही कर देते हैं, ठीक है? निर्वाचन की सूचना और दिनांक का निर्धारण तो ये तो सारा मैं आपको बता ही चुका तो ये सारी जो डिटेल्स है यानी कि कब इलेक्शन होगा, किस स्थान पे होगा, किस डेट को होगा, रिज़ल्ट कब आएँगे, कब वोटिंग खुलेगी, ठीक है? तो ये सारा कुछ तो इसी का कार्य ही होता है यानी कि राज्य निर्वाचन आयोग का। जब कभी सामान्य चुनाव किया जाता है तो जिला मजिस्ट्रेट राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुसार किसी ग्राम पंचायत के सभी निर्वाचन क्षेत्रों के लिए ऐसे दिनांक से पहले जो राज्य चुनाव द्वारा निर्धारित किए जाएँ, ग्राम पंचायत के सदस्य को चुनने की अपेक्षा कर सकता है। प्रतिबद्ध प्रतिबंध यह है कि इस नियम में कोई बात जिला मजिस्ट्रेट को जिले की सभी ग्राम पंचायतों या ग्राम पंचायतों के समूह के लिए एक ही सूचना जारी करने के लिए निवारित नहीं करेंगे। जिला मजिस्ट्रेट ऐसे निर्देशों के अधीन रहते हुए जो राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी किए जाएँ जिसमें आ जाता है नाम, निर्देशन पत्र प्रस्तुत करने का दिनांक, स्थान समय और दिनांक, नाम निर्देशन पत्रों की जाँच करने का दिनांक, समय और स्थान, उम्मीदवारों का नाम वापस लेने का दिनांक, स्थान तथा दिनांक, जब और समय जिसके बीच मतदान यदि आवश्यक हो तो भी निश्चित ये सारा कुछ वही करता है, ठीक है? जिला मजिस्ट्रेट जो कि तत्कालीन समय पे मतलब एक तरीके से कह सकते हैं निर्वाचन आयोग का वो होता है, ठीक है? आगे बात करते हैं निर्वाचन अधिकारी ऐसे दिनांक, स्थान और समय की जो कि उप नियम 1 और 2 के अधीन नियत किए जाएँ
सार्वजनिक घोषणा ऐसी रीत में करेगा जो निर्वाचन मजिस्ट्रेट नियत करे। ठीक है। आगे बात करें उम्मीदवारी से नाम वापसी। कोई भी उम्मीदवार लिखित नोटिस द्वारा उम्मीदवारी से अपना नाम वापस ले सकता है जिस पर उसके हस्ताक्षर होंगे और यह निर्वाचन अधिकारी का उक्त उम्मीदवार द्वारा स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा नियम 14 के अधीन नाम वापसी के लिए नियत दिनांक तथा समय के बीच दी जाएगी। यानी कुल मिला के नाम वापसी के लिए भी एक टाइम दिया जाता है राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा कि इस डेट तक अगर कोई व्यक्ति अपना नाम वापस लेना चाहे तो वो अपना नाम वापस ले सकता है। एक मतलब एक उसको एप्लीकेशन देना होता है और उसके बाद उसका नाम वहाँ से काट दिया जाता है। एक बार दी गई नोटिस वापस नहीं ली जा सकती और वह अंतिम होगी। ठीक है, ध्यान रखेंगे। मतलब सपोज अगर एक बार उसने नाम वापस ले लिया तो फिर उसके बाद फिर अगर वो चाहे कि नहीं फिर से हमारा मन बदल गया मैं फिर से लूँ तो फिर एक बार अगर उसने नाम वापस ले लिया तो फिर नाम वापस ही हो जाएगा। ठीक। और जो एक नोटिस एक बार में निकाल दी राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से कि इस डेट को चुनाव होंगे तो फिर रेयरली केस में वो बदला जाए, वैसे जनरली बदला नहीं जाता है। ठीक। बाई चांस कोई मतलब राष्ट्रीय आपातकाल ही लग गया तो फिर तो सारा ही कुछ खत्म हो जाएगा। ठीक है, फिर तो राज्य का तो सारा कुछ मामला ही सेट खत्म एकदम। तो यहाँ पे फिर वो नहीं चल पाता। आगे बात करते हैं निर्वाचन लड़ने वाले उम्मीदवारों की सूची और प्रतीकों का आवंटन। ये भी मतलब राज्य निर्वाचन आयोग ही करता है। नियम 14 के अधीन अधिकारी अधिकृत उम्मीदवारी से नाम वापस लेने के लिए नियत दिनांक की समाप्ति के ठीक पश्चात निर्वाचन अधिकारी राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निर्दिष्ट प्रपत्र में निर्वाचन लड़ने वाले उम्मीदवारों की एक सूची तैयार करता है। यानी कि पहले नाम वापस लिया जाएगा। पहले सपोज पहले नामांकन होगा, उसके बाद में डेट निकाली जाएगी इस डेट तक आप नाम वापस लेना चाहें तो ले सकते हैं। अगर नहीं होता है तो उसके बाद में मतलब जो उसकी लास्ट डेट होती है वो निकल जाती है। उसके बाद में फिर एक सूची तैयार की जाती है और उस सूची के बाद में कह सकते हैं कि जो निर्वाचन चुनाव चिन्ह वगैरह होते हैं उनका एक तरीके से कह सकते हैं उनका डिसाइड किया जाता है। ठीक है, तो निर्वाचन लड़ने वाले उम्मीदवारों की सूची में निर्वाचन लड़ने वालों का नाम वर्ण माला अनुक्रम में उसी प्रकार दिए जाएंगे। पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड। जो उम्मीदवारों की जो सूची होती है उसमें निर्वाचन लड़ने वालों के जो नाम होते हैं वो वर्णमालानुक्रम अनुसार होंगे, उसी प्रकार दिए जाएंगे जैसे वे उनके नाम निर्देशन पत्रों में दिए गए हों। वर्णमालानुक्रमानु वर्णमालानुक्रम का अवधारणा उम्मीदवारों के वास्तविक नामों के अनुसार किया जाएगा। कुल मिला के बात ये है, सपोज जैसे कि अगर देखा जाए तो मान लेते हैं संसदीय क्षेत्र आपका वाराणसी, चूंकि माननीय प्रधानमंत्री जी आपके वहीं से सांसद हैं। ठीक है, तो प्रधानमंत्री जी को वैसे सब बोलते हैं मोदी मोदी, लेकिन निर्वाचन नामावली में अगर उनका नाम होएगा नरेंद्र मोदी तो नरेंद्र मोदी ही के अनुसार ही आगे सारी कागजी कार्रवाई होगी। ये तो आपको पता ही होगा। लेकिन उससे भी पहले अगर कोई है उसका नाम है, सपोज उसका नाम है डब्लू, या सपोज जैसे नरेंद्र मोदी जी इन्होंने अपना नामांकन, जैसे नामांकन की डेट हो गई है 1 से 15 तक। ठीक है, तो ये नहीं कि अगर 1 तारीख को ही नरेंद्र मोदी जी ने नामांकन दे दिया तो जो लिस्ट आएगी या जो वो बनता है एक तरीके से अब चूंकि लोकसभा की मैं बात कर रहा हूँ पर आप उसको रिलेट कर पाए, जो वोटिंग मशीन बनती है उसमें ऊपर से नीचे की तरफ रहेगा। तो उसमें 1 तारीख को जैसे ही खुला पहले दिन मोदी जी ने नामांकन कर दिया तो सबसे ऊपर मोदी जी का नाम आ जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं होगा, सबसे ऊपर नाम आएगा। सपोज अगर मेरा नाम, जैसे मैं बोलूँ मेरा नाम आयु है। ठीक है, तो इससे देखा जाएगा का खा गा सॉरी अ आ इ ई गुड्डू भैया वाला अ आ इ ई उ ए आई ओ अंगा क ख ग घ ञ च छ ज झ व, इस तरीके मतलब ऊपर से नीचे की ओर इस तरीके से इनका वो देखा जाएगा। यानी कि वर्णमाला का जो क्रम होगा उसके अनुसार इनका नाम डिसाइड किया जाएगा कि कौन ऊपर से नीचे की ओर रहेगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो अगर जैसे कि मैं भी अगर बनारस से नामांकन भर देता हूँ, ठीक है, तो मैं अगर भर दूंगा नामांकन नरेंद्र मोदी जी के साथ में, ठीक है, जैसे कि मेरा भी आ गया आयुष प्रताप सिंह। तो अब बात करते हैं, तो मोदी जी से ऊपर जो वोटिंग मशीन बनेगी या कह सकते हैं ईवीएम मशीन होगी, तो ईवीएम मशीन में पहले ऊपर मेरा नाम आएगा। सपोज अगर 2 ही बंदे या फिर मैं बोलता हूँ 4 बंदे हैं। ठीक है, अब मेरा हो गया सपोज बड़ा, और मैंने लास्ट में 15 तारीख को ही मैंने वोटिंग का कह सकते हैं नामांकन भरा जाके मोदी जी ने भर दिया था 1 तारीख को ही। फिर भी जो वोटिंग की जो मशीन आएगी उसमें ऊपर जो नाम रहेगा वो मेरा रहेगा। लेकिन अगर कोई और व्यक्ति आ गया, सपोज मेरा बड़ा आ से नाम था, उससे पहले कोई आ गया, सपोज वो
छोटा आ से उसका नाम है, कुछ भी नाम है आप मान लें, ठीक है? उसका छोटा आ से नाम है, तो फिर वो मेरे ऊपर भी आ जाएगा, ठीक है? समझ रहे हैं ना आप? तो ऊपर से नीचे की ओर या कि कह सकते हैं आरोही क्रम में इनका चलता है, वर्णमाला के क्रम के अनुसार, मतलब इनके एक तरीके से कह सकते हैं जो वॉलेट पेपर बनता भी है ग्राम पंचायतों के लिए, तो भाई वॉलेट पेपर ही बनता है ना, इनकी तो ईवीएम से होती नहीं। तो वॉलेट पेपर में एक तरीके से वर्णमाला का जो क्रम होता है उसके अनुसार इनकी जो लिस्ट है वो बनाई जाती है, ठीक है? तो ध्यान रखेंगे। आगे बात करते हैं। तो ये आपको इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्वेश्चन शायद बन सकता है, किसी ने नहीं बताया होगा इसलिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है? तो स्टेप्स हो गई, और किस तरीके से इनका कह सकते हैं लिस्ट बनती है, तो वर्णमाला के क्रम के अनुसार बनती है। निर्वाचन अधिकारी निर्वाचन लड़ने वाले उम्मीदवारों की सूची तैयार करने के साथ साथ निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक उम्मीदवार को राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा इस निमित्त जारी किए गए इन्हीं सामान्य या विशेष निर्देशों के अधीन रहते हुए अलग-अलग प्रतीक आवंटित करेगा। तो आप सभी को पता ही है कि जो जितने भी उम्मीदवार होते हैं सबको अलग-अलग वो दिया जाता है, ठीक है? तो इसमें तो कोई रॉकेट साइंस था नहीं, आप सभी को पता ही है। आगे चलते हैं। निर्वाचन अधिकारी द्वारा किसी उम्मीदवार को कोई प्रतीक आवंटित किया जाना अंतिम होगा, सिवाय उस दशा में जब यह राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा इस निमित्त जारी किए गए किन्हीं निर्देशों से असंगत हो, और उस दशा में राज्य निर्वाचन आयोग आवंटन को ऐसी रीत से संशोधित कर सकता है जैसा वह उचित समझे। मतलब कुल मिला के जैसे कि अगर उसने दे दिया प्रधानी के लिए, सपोज प्रधानी का इलेक्शन हो रहा है, ठीक है? अब राज्य निर्वाचन आयोग ने मुझको दे दिया टूटी हुई चप्पल, चुनाव चिन्ह में उसने टूटी चप्पल नहीं, ज़्यादा बेइज्जती हो जाती है। सपोज उसने मुझे कुछ भी एक्स वाई जेड दे दिया, उसने मुझे दे दिया है हेलमेट दे दिया, या कुछ भी दे दिया, पंखा दे दिया, ठीक है? पंखा दे दिया उसने मुझको, टेबल फैन या ऊपर वाला पंखा कुछ भी, ठीक है? ये उसने मुझको चुनाव चिन्ह दे दिया, हालाँकि अच्छा नहीं बना पर आप समझ जाइए। तो भाई ये ही अंतिम रहेगा, समझ गए? और इसको सिर्फ़ इस दशा में बदला जाएगा जब राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जो एक तरीके से सिनेरियो जारी किया गया उसके अनुसार अगर ये असंगत हो। जैसे कि सपोज़ जस्ट अ सेकंड, बाई चांस इसने धोखे से मुझको दे दिया ये पंखा दिया, या कह सकते हैं इसने मुझको साइकिल दी थी, ठीक है? इसने मुझको साइकिल चुनाव चिन्ह दे दिया, ठीक है? अब इसको ध्यान नहीं रहा कि यार साइकिल चुनाव चिन्ह तो ऑलरेडी यार समाजवादी पार्टी का है, ठीक है? अब इसका जो चुनाव चिन्ह है वो तो हम किसी को दे नहीं सकते, ये तो समाजवादी पार्टी का एक तरीके से इनका, चूँकि ये राष्ट्रीय पार्टी अगर बन चुकी है या जो भी राष्ट्रीय पार्टियाँ हैं, ठीक है? तो उनका जो चुनाव चिन्ह है वो तो हम किसी को दे ही नहीं सकते हैं। तो और बाई चांस इसने धोखे से अगर दे दिया तो ऐसे में इनका जो चुनाव चिन्ह है, जैसे अगर जो मुझे चुनाव चिन्ह मिला वो बदला जा सकता है, ठीक है? तो ध्यान रखेंगे। तो ऐसी स्थिति में वो बदल सकता है, और हालाँकि अगर वो ना भी बदले तब भी ये तो उसके ऊपर डिपेंड करता है, उसको बस इलेक्शन करवाना और ज़्यादा कुछ नहीं करना है, ठीक है? पर वो बदल देते हैं, मतलब कि फिर वही है कि बेइज़्ज़ती वगैरह ज़्यादा हो जाती है, और फिर वही बात है यार, सोशल मीडिया का ज़माना है, अलग ही माहौल बन जाता है, आप सबको पता ही होगा, ठीक है? पर कुल मिला के इनका इनका जो आधिकारिक तौर से इनको उनको जो निर्देश दिए गए हैं, उसपे सीधा बोला गया कि इनके द्वारा एक बार अगर कह सकते हैं कि असाइन कर दिया गया है कोई चुनाव चिन्ह, तो फिर डेफ़िनेटली वही चुनाव चिन्ह रहता है। पर अगर वो चाहे तो संशोधित कर सकता है। आगे बात करें, प्रत्येक उम्मीदवार या उसके निर्वाचन अभिकर्ता को उम्मीदवार को आवंटित किए गए प्रतीकों की सूचना तुरंत दी जाएगी, और उसके उसे निर्वाचन अधिकारी द्वारा उसका एक नमूना दिया जाएगा, यानी कि निर्वाचन अधिकारी उसको एक नमूना देगा, और जैसे ही मतलब कि एक तरीके से कह सकते हैं कि जो चुनाव चिन्ह की घोषणा होगी उसको तुरंत अपडेट किया जाएगा। निर्वाचन निर्विरोध निर्वाचन नियम 19 के अधीन सूची तैयार करने पर निर्वाचन अधिकारी यह पाए किसी निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्वाचन लड़ने वाला केवल एक ही उम्मीदवार है, तो वह ऐसे उम्मीदवार को सम्यक रूप से निर्वाचित घोषित कर देगा, चूँकि वहाँ पे सिंपल सी बात है, कोई दूसरा और कोई है ही नहीं, उसका पार्टनर ही नहीं है, कह सकते हैं कि कोई दूसरा उसको अपोज़िशन देने ही वाला नहीं है, वो अकेले अकेले ही खड़ा है, तो डेफ़िनेटली जब अकेला खड़ा ही है किसी एक ग्राम पंचायत से, तो वो अकेले ही जीत लेगा, अगर वो एक वोट भी डाल देगा तब भी जीत जाएगा, क्योंकि अपोज़िशन कोई है ही नहीं, तो इसको नियम 19 के अधीन एक तरीके से कह सकते हैं कि वो जो निर्वाचन अधिकारी होगा, ठीक है? तो उसको घोषित कर देगा। मतलब एक तरीके से कह सकते हैं कि विजेता घोषित कर देगा, और शायद ये फिर इलेक्शन भी ना करवाए, क्योंकि ये अगर देखें सपोज़ इसने अगर टाइम दिया 1 से 15 तारीख तक लोग नामांकन करें, और केवल एक ग्राम पंचायत से एक ही नामांकन आया। सोच के देखिए, विचार करिए
किसने नामांकन के लिए राज्य निर्वाचन आयोग ने 15 दिन का टाइम दिया और बोला कि 15 दिन तक आप लोग निर्वाचन कर सकते हैं। और कोई एक ही व्यक्ति था जो निर्वाचन करने के मतलब कि जिसने नामांकन किया। अब ऐसी स्थिति में कोई दूसरा व्यक्ति जब नामांकन करने के लिए ही नहीं आया, तो ऐसे में तो डेफ़िनेटली जो एक ये व्यक्ति जिसने नामांकन किया वही जीतेगा। तो ऐसे में वो अगर चाहेगा, तो शायद चुनाव भी ना करवाए और उसको निर्विरोध विजेता घोषित कर दे, ठीक है? आई होप क्लियर हुआ होगा। आगे बात करते हैं सविरोध निर्वाचन। सविरोध निर्वाचन के बारे में, ये निर्विरोध निर्वाचन हो गया। अब बात करते हैं सविरोध निर्वाचन में, जहां नियम 19 के अधीन निर्वाचन लड़ने वाले उम्मीदवारों की सूची तैयार करने पर निर्वाचन अधिकारी यह पाए कि किसी निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्वाचन लड़ने वाले उम्मीदवारों की संख्या एक से अधिक है, तो वह ऐसी रीत से जो जिला मजिस्ट्रेट द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए सूची को तुरंत प्रकाशित करेगा और यह घोषणा भी करेगा कि मतदान इस निमित्त निर्धारित दिनांकों और स्थान पर और समय के दौरान होगा। प्रतिबंध यह है कि ऐसे उम्मीदवार के लिए जिसका नाम निर्देशन मतदान को रद्द किए के समय बैन रहा हो, पुनः नाम निर्देशित कर आवश्यक नहीं होगा। प्रतिबंध ये भी है कि कोई ऐसा व्यक्ति जिसने उम्मीदवारी से अपना नाम वापस लेने के लिए नोटिस के लिए उम्मीदवार के रूप में नाम निर्देशित किए जाने का निमित्त मात्र पात्र नहीं होगा, ठीक है? मतलब कुल मिला के ये तो सारी फिजूल की बातें, कोई मतलब नहीं है बात का। बस बात करते हैं कि मतदान स्थल पर प्रवेश के बारे में। तो मतदान स्थल पर प्रवेश के बारे में, मतदान स्थल के निर्वाचकों को छोड़कर वहां पे कोई भी प्रवेश नहीं कर सकता है। मतलब एक तरीके से कह सकते हैं कि मतदान स्थल पर निर्वाचकों को के प्रवेश को मतदान अध्यक्ष मतदान स्थल के में निर्वाचकों के प्रवेश को अलाउ करेगा और निम्नलिखित व्यक्तियों को छोड़कर अन्य सभी व्यक्तियों को बाहर रखेगा। यानी कि कुल मिला के मतदान स्थल पे कौन-कौन व्यक्ति रहेंगे, जिसमें एक तो एक तरीके से कह सकते हैं जो वो होते हैं, मतलब जो वोट करते हैं यानी कि पब्लिक जो होती है वो रहेगी। इसके अलावा मतदान अधिकारी रहेगा, मतदान अध्यक्ष रहेगा, मतदान अधिकारी रहेगा, प्रत्येक उम्मीदवार वहां रह सकता है, उसका निर्वाचक अभिकर्ता वहां रह सकता है, उसका मतदान अभिकर्ता वहां रह सकता है, यानी कि उसका पोलिंग एजेंट रह सकता है, उसका वोटिंग एजेंट रह सकता है, और वो कैंडिडेट खुद भी वहां रह सकता है। इसके अलावा मतदान अधिकारी होगा तथा मतदान अध्यक्ष होगा। इसके अलावा पुलिस अधिकारी और कर्तव्य रूप अन्य लोक सेवक भी वहां रह सकते हैं, जो कि जिनकी नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा की जाती है। राज्य निर्वाचन आयोग जिनकी नियुक्ति करता है उस तरीके से। पुलिस का कार्य क्या रहता है, मतलब कि शांति व्यवस्था को स्थापित रखना, ठीक है। और उन पुलिस को भी मतलब कि राज्य निर्वाचन आयोग के तहत ही वहां पे अपॉइंट किया जाता है। तो पुलिस अधिकारी तथा कर्तव्यरूढ़ अन्य लोक सेवक जो होते हैं, सरकारी व्यक्ति, वो वहां पे रह सकते हैं, ठीक है। तो वो वहां रहेंगे तथा मतदान अध्यक्ष रहता है, मतदान अधिकारी रहता है, तथा जो वोटिंग वगैरह से संबंधित वो 3 व्यक्ति थे, यानी कि वोटिंग ऑफिसर या वोटिंग एजेंट, पोलिंग एजेंट और स्वयं कैंडिडेट, ठीक है। निर्वाचक के साथ गोद में कोई बच्चा, अगर वो बच्चा है तो फिर वो बच्चा भी रह सकता है। सपोज जैसे कि आपकी माताजी हैं, वो अगर वोट डालने जा रही हैं तो वो साथ में, मतलब आप तो खैर आप बड़े हुए, जब आप छोटे रहे होंगे, सपोज आप 2 ही साल के हैं, तो ऐसी स्थिति में आप घर पे तो नहीं बैठ सकते, तो वो आपको ले जाने की आपकी अनुमति होगी। अगला है कि अंधे या असक्त निर्वाचक के जो सहायता के बिना चल फिर ना सकता हो, उसके साथ में एक व्यक्ति हो सकता है। और ऐसे अन्य व्यक्ति जिन्हें मतदान अध्यक्ष मतदान में अपनी सहायता के प्रयोजन के लिए समय समय पर आने दे, ठीक है। यानी कुल मिला के ऐसे व्यक्ति जिन्हें मतदान अध्यक्ष मतदान में अपनी सहायता के प्रयोजन के लिए समय समय पे आने दे, तो उनको भी कह सकते, मतदान अध्यक्ष नहीं अलाउ कर दिया फिर तो यार जा ही सकता, सिंपल सी बात है, ठीक। तो कुल मिला के इतने लोग ही वहां पे उपस्थित हो सकते हैं। अब बात करते हैं मतदान अध्यक्ष नियम 14 के उपनियम 2 के अधीन निश्चित समय पर मतदान स्थल को बंद कर देगा और उसके बाद किसी निर्वाचक को प्रवेश नहीं करने देगा। यानी कि अगर जैसे वोटिंग का टाइमिंग 10 बजे से 4 बजे तक है, तो 10 बजे से वोटिंग स्टार्ट हो जाएगी तथा 4 बजे का टाइम जो है 4:00 उसकी घड़ी के अनुसार वो 4 बजे गेट बंद कर देगा, वहां पे ताला लगा देगा। और उसके बाद में अगर कोई वोट रह जाता, वो चाहे कि अब मैं अब वोट डाल दूं जाके, तो उसको अलाउ बिल्कुल भी नहीं करेगा, ठीक है। और ये पावर उसको इस अधिनियम की नियम की कह सकते कि धारा 14 के उपनियम 2 के अधीन मिली हुई है, ठीक है। आगे बात करें, यदि यह प्रश्न उठे कि किसी निर्वाचन का उपनियम 2 के प्रतिबंधनात्मक खंड के प्रयोजन के लिए मतदान स्थल बंद किए जाने के पूर्व वहां पर उपस्थित समझा जाए
या नहीं, वो मतदान अध्यक्षीय निर्णय के लिए अभिदिष्ट किया जाएगा और उसका निर्णय अंतिम होगा और उस पर न्यायालय या न्यायाधिकरण में आपत्ति नहीं की जा सकती। यानी कुल मिला के मतदान का जो अध्यक्ष रहता है, अगर उसने बोल दिया कि ऐसे बाई चांस अगर कुछ हो जाता है तो मतलब उसका ही निर्णय सर्वमान्य रहेगा। आगे बात करें मतदान की प्रक्रिया के बारे में, तो इस पे भी चर्चा डेफिनेटली होनी चाहिए। तो मतदान की जो प्रक्रिया होती है, इस विषय के अधीन होने वाले प्रत्येक निर्वाचन में मतदान पत्र पर चिन्ह लगाकर मतदान देने की रीत का अनुसरण किया जाएगा और कोई मत प्रतिनिधिक मतदान प्रॉक्सी के रीत के में स्वीकार नहीं किया जाएगा। यानी कि जितने भी पोलिंग के जो पेपर रहते हैं, केवल उन्हीं में आपको चिन्ह लगा के जो होता है ना, उसी के अनुसार आप वोट डाल सकते हैं। अगर आप ये चाहें कि जैसे कि सपोज अंदर गया और आपने जो पेपर होते हैं एक साथ में शायद 3 दिन या 4 पेपर दिए जाते हैं ना, वो बाई चांस अब आपको तो कोई देख नहीं रहा है, आपने पेपर को लिया, फ़ोल्ड बना के अपनी जेब में डाल लिया। बाहर आके उसकी फ़ोटोकॉपी करवा ली बहुत सारी, ठीक है? और बाहर आके आपने अपनी मुहर ली और धड़ाधड़, धड़ाधड़, धड़ाधड़ सपोज़ आपने 20 फ़ोटोकॉपी करवा ली या 50 फ़ोटोकॉपी करवा ली और पचासों पे अपने जो आपका जो कैंडिडेट था उसकी मुहर लगा दी, उसके नाम के सामने मुहर लगा दी। उसके बाद में अगली बार कोई भी गया वोट डालने, उसकी जेब में सारी पर्चियाँ रख दी 50 की 50 और वो अंदर गया, उसने 50 को फोल्ड किया और उसमें बक्से में डाल दिया। तो फ़ोटोकॉपी कोई भी प्रॉक्सी वहाँ पे अलाउ नहीं होगी, जो उनका पेपर रहेगा उसी पे ये सारा कार्य होएगा, ठीक है? ध्यान रखेंगे। आगे बात करें मतपत्र 1, प्रत्येक मतपत्र ऐसे प्रपत्र में जो और ऐसी डिज़ाइन का होगा जैसा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अनुमोदित किया जाएगा। दूसरा सेकंड, मतपत्र प्रत्येक मतपत्र ऐसे प्रपत्र तथा ऐसी डिज़ाइन का होगा जैसा राज्य निर्वाचन आयोग, मतलब जो मतपत्र होता है वो एक तरीके से सेम रहेगा और वो वही रहेगा जो कि जो निर्वाचन आयोग द्वारा एक तरीके से डिसाइड किया जाएगा, ठीक है? आगे चलते हैं। किसी निर्वाचन किसी निर्वाचक को मतपत्र जारी करने के पूर्व उस पर ऐसे सुभेदक चिन्ह की मुहर लगाई जा सकेगी जैसे राज्य निर्वाचन आयोग निर्देश दे। यानी कि कह सकते हैं कि जब जो वोटर होता है उसको अगर कोई मतपत्र जारी किया जा रहा है तो उससे पहले उसके मतपत्र पे एक मुहर लगाई जाएगी जो राज्य निर्वाचन आयोग जो निर्देश देगा। तो आपका जो कह सकते हैं कि जो पीठासीन अधिकारी होगा वो उस पे एक मुहर लगाएगा, एक तरीके से अटेस्ट करेगा, तब आपको वो 3 पेपर देगा, ठीक है? वरना आजकल ऐसे भी लोग चले वो पहले से ही जाके मतलब सारा कुछ मामला सेट करवा देते हैं, ठीक है? तो मतदान की सूचना, मतदान का स्थल और मतदान केंद्र के यानी मतदान की सूचना के बारे में चर्चा करता है कि मतदान का स्थल और मतदान केंद्र के बाहर तथा भीतर प्रमुख रूप से निम्नलिखित प्रदर्शित किया जाएगा। मतदान क्षेत्र विनिर्दिष्ट करती हुई एक सूचना जिसमें निर्वाचकों को यथास्थित मतदान स्थल पर मतदान केंद्र पर मत देना हो। यानी कुल मिला के मतदान की जो सूचना बारे में चर्चा, जैसे कि अगर बात की जाए, जस्ट अ सेकंड, जैसे अगर बात की जाए, सपोज आपने गांव में देखा होगा कि जो सरकारी जमीन होती है वहां पे जो सरकारी स्कूल होते हैं उनमें ही मतदान केंद्र बनता है। अब ये मेन रोड है, ठीक है? अब यहाँ से एक रास्ता गया है जो कि इस स्कूल के लिए जाता है, जो कि एक प्राइमरी स्कूल टाइप का है। अब ये एक तरीके से कह सकते हैं ये आपका मेन रोड है, उस गांव के यहाँ पे आपका गांव बसा हुआ है, सारा ये गांव बसा हुआ है, ये पूरा इस तरफ पूरा गांव बसा हुआ है, ठीक है? तो अब इस गांव का पूरा वोट इस यहीं यहीं पे एक बूथ बना रखा है, यहाँ पे वोट पड़ेगा। तो इनको एक तरीके से कह सकते हैं कि इनकी सूचना दी जाएगी कि आपको जैसे कि सपोज यहाँ से ये निकल के यहाँ पे आए, यहाँ पे आने के बाद में यहाँ पे एक होर्डिंग लगा दी जाएगी कि मतदान सूचना मतदान जो केंद्र है इस तरफ, फिर यहाँ पे एक बोर्ड लगाया जाएगा कि मतदान केंद्र इस तरफ इधर जाना है। तो इस तरीके से मतलब उनको पहुंचाने के लिए निर्दिष्ट किया जाएगा, एक सूचना दी जाएगी कि यथा स्थान जो कैंडिडेट है या कह सकते हैं जो वोटर है वो पहुंच पाए इजिली। नियम 19 के अधीन तैयार की गई निर्वाचन लड़ने वाले उम्मीदवारों की सूची की एक प्रतिलिपि, ये मतदान की सूचना वगैरह में कोई मतलब नहीं है। तो सर आपको पता ही होगा मतदान की जो गोपनीयता के लिए व्यवस्था के बारे में अगर बात की जाए, तो मतदान स्थल पर उतनी संख्या में मतदान प्रकोष्ठ होंगे जिसमें निर्वाचक अपने मत अन्य व्यक्तियों की दृष्टि से बचाकर अभिलिखित कर सकते था जैसा निर्वाचन अधिकारी आवश्यक समझे। यानी कुल मिला के मतदान जो होगा वो गोपनीय रखा जाएगा, आपका किसी के मतलब उजागर नहीं किया जाएगा। वरना आपको तो पता ही गाँव में तो भाई गोलियां चल जाती हैं, इसने हमको वोट नहीं दिया इस तरीके। तो मतलब कुल मिला के
और गाँव में ये भी होता है कि पैसा वगैरह बहुत चलता, तो एक वो खान सर का वीडियो भी वायरल हुआ था जिसमें उन्होंने बोला था कि पैसे सबसे ले लो, पर वोट आपका तो वोट रहेगा वो तो गोपनीय रखा जाएगा, तो वोट आप किसी को भी दे सकते हो, तो पैसे के लिए किसी से मना मत करो। ठीक है। आगे बात करते हैं कि आपात स्थिति में मतदान का जो स्थान होगा, यानी किसी निर्वाचन ने मतदान स्थल पर कार्रवाई में किसी प्रकार का बलवा या हिंसा के उद्देश्य से कोई भी बाधा वगैरह डालती है, तो ऐसी स्थिति में किसी अन्य पर्याप्त कारण से मतदान कराना संभव ना हो पाए, तो ऐसे मतदान स्थल का पुनर्निर्धारण किया जाएगा। यानी कि अगर बाई चांस पोलिंग डंप वगैरह आपने सुना होगा कि मतलब जो गुंडे टाइप के लोग होते हैं वो वहां पे दंगा वलवा करवा देते हैं। अब चूंकि सिंपल सी बात है, जो अधिकारी हैं वो लिमिटेड मात्रा में ही होंगे ना। जैसे कि सपोज ये मतदान स्थल है, ये एक कोई पोलिंग बूथ है। ठीक है, अब इस पोलिंग बूथ पे 4 सरकारी आदमी रहेंगे जो कि राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से हैं। अब यहाँ पे मान लीजिए 20 पुलिसकर्मी हैं। ठीक है, इतने की तो नियुक्ति होगी, बहुत ज़्यादा हम कहते हैं 20, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है अगर हो जाएगा, जो कि पहले से अगर नहीं पता है तो। ठीक है, तो 20 की ये नियुक्ति है, इसके अलावा 2-4 और कैंडिडेट, इतनों की तो वहाँ पे एक तरीके से अपॉइंटमेंट होगा। ठीक है, सडन में जो कोई कैंडिडेट होता है वो 500 लोगों के साथ में यहाँ पे आया, और ये कितने 20 2 22 और 4 26, ये तो 26 लोग ही है ना। इन 26 लोगों को उसने दो दो बंदे आए, उन्होंने देसी भाषा में बोला जाए तो इसने लगा दी पिस्टल। ठीक है, तो अब तो ये सारे शांति से बैठ जाएंगे, इसने उठाई सारी अपनी जो वो थी, एक तरीके से कह सकते हैं कि पर्चियां थी, और सब में लगा के अपने भेज दिया, कह सकते हैं, कुछ कर रहा हो जिसमें बलवाया दंगा की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में कह सकते हैं इस बूथ का जो इलेक्शन वगैरह जो भी रहेगा वो फिर निर्वाचन अधिकारी के ऊपर डिपेंड करता है। ऐसी स्थिति में वो चाहे तो इस बूथ को फिर कैंसिल कर देगा, यहाँ की जो पोलिंग होगी, और फिर वो दूसरी जगह पे बूथ बना सकता है या फिर कुछ भी कर सकता है। वो फिर उसके उसके मानसिक निर्णय पे डिपेंड करता है। ठीक है, आगे चलते हैं। गणना के लिए समय तथा स्थान नियत करना। तो गणना के लिए तो डेफिनेटली राज्य निर्वाचन आयोग ही करता है सारा कुछ कार्य, आप सभी को पता ही होगा। तो निर्वाचन अधिकारी मतों की गणना के लिए कोई दिनांक नियत करेगा, जो मतदान के पूरा होने के पश्चात यथा साध्य शीघ्रता से होगा, और वह स्थान तथा समय निश्चित करेगा जहां पर मतों की गणना की जाएगी। ठीक है, तो ये निर्वाचन अधिकारी तय करता है कि कहाँ पे आपके जो मतों वगैरह की जो गणना वगैरह की जाएगी वो कहाँ पे की जाएगी, और कोशिश यही रहती है कि ये जल्दी से जल्दी कर ली जाए। निर्वाचन अधिकारी निर्वाचन लड़ने वाले उम्मीदवारों या उसने निर्वाचन अभिकर्ताओं को ऐसे दिनांक, समय की और स्थान की सूचना, वो मतलब एक तरीके से निर्वाचन अधिकारी जो भी होते हैं, मतलब कैंडिडेट वगैरह, उन सभी को इस बात की सूचना दे देगा कि कहाँ पे आपकी काउंटिंग होगी और आपको वहाँ पे पहुँचना है अपना। ठीक है, परिणाम की घोषणा के बारे में अगर बात की जाए तो निर्वाचन अधिकारी अपने अपने निर्वाचन क्षेत्र में सर्वाधिक जनसंख्या का में मत प्राप्त करने वाले उम्मीदवार को विजयी घोषित करता है। ठीक है, आगे ना भरे स्थानों के लिए निर्वाचन, एक पॉइंट और रह गया, उसके बाद में खत्म करते हैं वीडियो। आई होप आपको सारा सारा सिनेरियो जो भी था पूरा पूरा समझ में आया होगा। इससे आपको डेफिनेटली 2 क्वेश्चन तो डेफिनेटली आपके 65 क्वेश्चन आए ना, 2 नहीं 5 क्वेश्चन लिख के ले लीजिए, डेफिनेटली बन के आने वाले हैं इसमें से। ठीक है, ना भरे गए स्थानों के लिए निर्वाचन, तो किसी स्थान पर रिक्त बने रहने की सूचना प्राप्त होने पर जिला मजिस्ट्रेट यथाशीघ्र संबंधित निर्वाचन क्षेत्र से ऐसे दिनांक के पूर्व जो उसके द्वारा निश्चित किया जाए, ग्राम पंचायत के लिए सदस्य का निर्वाचन करने के लिए कहेगा। यानी अगर कहीं पे भी निर्वाचन नहीं हो पा रहा है तो। ठीक है, नियम 14 के उपनियम 2 में उल्लिखित प्रत्येक मद के लिए नया दिनांक, समय तथा स्थान निश्चित करेगा, और इस अध्याय के उपबंध यथासंभव ऐसी रिक्ति को भरने के लिए किसी सदस्य के निर्वाचन संबंध में लागू होंगे। यदि फिर भी निर्वाचन क्षेत्र में उपनियम 1 के अधीन हुए निर्वाचन के सदस्य निर्वाचित न किया जा सके, तो जिला मजिस्ट्रेट इस तथ्य की सूचना राज्य निर्वाचन आयोग को देगा। कुल मिला के ये तो सारा बेबुनियादी बात है, कोई मतलब नहीं है। तो कुल मिला के यहाँ तक था हमारा आज का सेशन, जहाँ पे मैंने आपको बताया कि उत्तर प्रदेश के संदर्भ में अगर बात की जाए तो जो राज्य निर्वाचन आयोग होता है उसकी क्या, पंचायतों के निर्माण में क्या भूमिका रहती है, किस तरीके से वो इलेक्शन करवाता है, और क्या क्या उसके सिनेरियो रहते हैं, कौन कौन से राज्य निर्वाचन आयोग के ऑफिसर्स रहते हैं, उनकी नियुक्ति वगैरह कौन करता है। ठीक है, तो ये सारा मैंने आपको बताया, आई होप आपको सारा समझ में आया होगा। ठीक, तो अगर समझ में आया, आपको कुछ अच्छा लगा, कुछ नया लगा, तो यार आपको वीडियो लाइक कर दो। बाकी मिलते हैं आपसे नए वीडियो में, तब के लिए आज्ञा दीजिए। ठीक है, और चलिए, जय हिंद, वंदे मातरम। और हाँ यार, सब्सक्राइब कर लो और अपने फ्रेंडों को बोलो यार सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, और लाइक तो करते ही जाओ। ठीक है, जय हिंद, जय श्री राम, बाय बाय।